हेलो 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 सर, जमीन हिंदुस्तान को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो तुम सब लोग? उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत 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 अच्छे होगे और धुआंधार तरीके से बिना समय वेस्ट करे, बिना रुके, बिना थके लगातार आगे बढ़ रहे होगे, खूब जोश और उमंग से भरकर आने वाले एडवांस के एग्जाम को दोनों हाथों से पुकार रहे होगे कि आजा, हम भी तैयार हैं, होगा मुकाबला, है ना। ऐसा ऐसा तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए, खूब पॉजिटिविटी से भरकर, खूब एनर्जी से भरकर आने वाले एग्जाम, आने वाले दिनों की तैयारी में जुटे हुए होगे, है ना भाई। ऐसी अपनी तैयारी रखो और ऐसा अपना जोश और जुनून रखो। लकीरें अपने हाथों की हमको बनाना आता है, लकीरें अपने हाथों की हमको बनाना आता है। वो होंगे कोई और जिनको किस्मत पर रोना आता है, वो होंगे कोई और जिसको किस्मत पर रोना आता है। हमको तो लकीरें अपने हाथों की खुद बनाना आता है। हमको एक बात समझ में आती है कि जीवन में जो भी होता है वो मेहनत से होता है, जीवन में जो भी सफलता प्राप्त होती है वो मेहनत से प्राप्त होती है। जो भी सक्सेसफुल इंसान हम देखते हैं, समझते हैं, उन्होंने अटूट मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है, तब जाके उनको वो सक्सेस मिली है। तो आज हमारा समय है, आज हमारा समय है, आज हमारा टाइम है, जब ये यूनिवर्स, ये दुनिया हमसे वो मेहनत की उम्मीद कर रही है। तो हम चूकेंगे नहीं, हम जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कोई ताकत दुनिया की रोक नहीं सकती है मुझे। ऐसा जोश, जुनून, जज्बा तुम्हारे अंदर होना चाहिए। ठीक है, कभी कोई क्वेश्चन नहीं भी होगा चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन नहीं हो उससे उतना घबराने की बात नहीं है। आप क्वेश्चन करें ही ना, ये घबराने की बात है, ये परेशानी की बात है। आप कोशिश ही ना करें, ये परेशानी की बात है। तो कोशिशें लगातार जारी रहनी चाहिए। इनफैक्ट कोशिशें बढ़ती जानी चाहिए, डे बाय डे आपकी आपकी कोशिशें, आपके प्रयास बढ़ते जाने चाहिए। तो मंजिल दूर नहीं है। मैंने आपको कई बार समझा दिया है इन लेक्चर्स के दौरान, वैसे भी मैं क्लासेस में समझाता रहा हूं कि भाई एडवांस का एग्जाम बहुत ही क्लियर कट, बहुत शार्प एग्जाम है। ये जो चाहता है वो हम अगर अपने अंदर डेवलप कर लें तो बिल्कुल मंजिल दूर नहीं है। तो मैं मनीष शर्मा आपका, सभी लोगों का तहे दिल से, पूरे हिंदुस्तान के बच्चों का जो एडवांस का एग्जाम लिखने वाले हैं उनको तहे दिल से, तहे दिल से, तहे दिल से अपना प्यार और अपना आशीर्वाद इस YouTube के माध्यम से दे रहा हूं। और आपको बता रहा हूं कि जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से आप मेहनत कर रहे हैं, ऐसे ही बढ़ते रहिए, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। तो आप निश्चित रूप से आईटी का दरवाजा तोड़ के अंदर घुसेंगे। आईटी का दरवाजा तोड़ के अंदर घुसना है, खटखटा के नहीं घुसना है, तोड़ते हुए फोड़ते हुए अंदर घुस जाना है। हमारी जो जो सीरीज है, हमारा जो जोश और जुनून है, वो फोड़ता हुआ हमें अंदर लेकर जाएगा। ऐसा ऐसा सिचुएशन होना चाहिए। तो दिन प्रतिदिन मेरा उमंग, मेरी एनर्जी बढ़ती जानी चाहिए, दिन प्रतिदिन मेरी क्लैरिटी बढ़ती जानी चाहिए, और दिन प्रतिदिन जिस एफिशिएंसी में से मैं काम कर रहा हूँ वो एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए। आखिरी में जब आप एग्जाम लिख रहे होते हैं तो सारा खेल आपकी एफिशिएंसी का होता है। और अब समय है जब हमें थोड़ा सा एफिशिएंसी पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि भैया मैं 2 घंटे बैठा तो उस 2 घंटे का आउटपुट क्या है ना। एक नजर इस पर भी अब रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कितने घंटे हम पढ़ रहे हैं वो तो ऑब्वियसली एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए पैरामीटर है ही है। उसके साथ साथ हमें यह भी समझना होगा कि उस ड्यूरेशन में मेरा आउटपुट कितना आया, उससे मुझे जो सीखने मिला वो क्या है ना भाई। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी लोगों ने सिलेक्शन डायरी बना ली है। ये वाला जो टाइम है, ये टाइम और बहुत ज्यादा कीमती हो जाता है। सिलेक्शन डायरी का इस्तेमाल इस समय में और ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जो भी मेहनत करके जो भी फंडे आप नए सीख रहे हैं आप उसमें नोट करेंगे। आप चाहे तो क्वेश्चन भी नोट कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, है ना। जो नया फंडा आपने सीखा वो नोट कर लीजिए, नया फंडा जो सीखा वो नोट कर लीजिए, कहीं आउट ऑफ द बॉक्स कोई बात हुई नोट कर लीजिए, रिवाइज करिए, रिवाइज करिए, सो दैट आप जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का फायदा भी हो, है ना। नहीं तो बच्चे मेहनत तो कर रहे हैं पर उसको एक्यूमुलेट नहीं कर रहे, उस मेहनत को एक्यूमुलेट नहीं कर रहे हैं। ऐसा होने की वजह से लेवल अप नहीं हो पा रहा है। तो हमें मेहनत भी करना है और जो सीख लिया उसको संभाल कर भी रखना है और उसका इस्तेमाल भी करना है। ऐसा नहीं कि बस सीख लिया और पड़ा हुआ है, इस्तेमाल कर ही नहीं रहे हैं, इस्तेमाल भी करना है। तो एक नया मेथड मेरे हाथ आता है तो फिर मुझे इस्तेमाल करना चाहिए। आगे अब जो आगे क्वेश्चंस आएंगे मैं कोशिश करूंगा कि उस नए मेथड से हो, है ना भी, उस शॉर्टर मेथड से हो। ऐसा दिन रात आपको प्रयास करना होगा, जो तुम कर भी रहे हो, आंख खोलकर कॉन्शियसली साइंटिफिक तरीके से प्रयास करना होगा। तो आप 100% आईटी जाने वाले हैं। मैं आपको हमेशा से समझा रहा हूं कि जो भी बच्चा ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, आंख बंद करके नहीं, आंख खोलकर साइंटिफिक तरीके से ईमानदारी से काम कर रहा है, वो 100% आईटी जाएगा। कोई ताकत रोक नहीं सकती है उसको। ये 100% पक्की बात है। व्हाइट पेपर पर आप, एफिडेविट पर मुझसे आप लिखवा सकते हैं
कि जो भी बच्चा ईमानदारी के साथ काम करता है वो आईटी जाता ही जाता है। आईटी एग्जाम ही उस तरीके का है। ठीक है जी, चलिए जी, तो बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, ये थोड़ा सा 3-4 मिनट शुरू के मोटिवेट करने के लिए जरूरी है, क्योंकि इस माध्यम से हम रूबरू हो जा रहे हैं, बातचीत कर पा रहे हैं आपस में। तो टीचर से एनर्जी लेना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कभी भी आपको डिमोटिवेशन फील हो, थोड़ा सा भी डाउन फील हो, तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। आपको एक एंथम है जो गुनगुनाना है, आजा आजा दिल निचोड़े, फंडों की मटकी फोड़े, कोई क्वेश्चन निकालें और उसे फोड़ डालें, दिन दिन रात रात मेहनत का खेल, किस्मत तो है मेहनत की देन, चल चल आईटी में होगी ठैन ठैन। चलिए जी, तो आईटी में जाके ठैन ठैन करने के लिए आज का जो टॉपिक है बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ऑसिलेशंस विच इज बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो आप ऐसा कह सकते हैं कि आईटी के पसंदीदा टॉपिक में से एक है, प्यारा बेटा है आईटी एडवांस का, प्यारा सबसे प्यारा बेटा अगर देखा जाए तो उनमें एसएचएम आएगा। कारण केवल इतना सा है कि एसएचएम खुद में एक्चुअली टॉपिक ही नहीं है। एसएचएम की खुद की जो थ्योरी है, खुद की जो कहानी है, वो तो बहुत ही लिमिटेड है, पर उसका एप्लीकेशन डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में हो जाता है। ऐसा करके एसएचएम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एसएचएम मैग्नेटिज्म, एसएचएम हीट, एसएचएम ऑप्टिक्स, एसएचएम प्लस मैकेनिक्स, है ना, एसएचएम प्लस रोटेशन वगैरह वगैरह, ऐसे मिक्स्ड क्वेश्चंस खूब सारे बनते हैं। पर अगर आप ध्यान से देखेंगे जो क्वेश्चन आईटी ने पूछे हैं, एडवांस ने पूछे हैं, पीवाईक्यूज अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं। वो मैंने आपको पहले भी क्लियर किया हुआ है। ऐसा कुछ भी आपसे नहीं पूछा जा सकता है जो आप सॉल्व ना कर पाए, जो एक एवरेज बच्चा, जो एक +2 का 12th क्लास का एवरेज बच्चा सॉल्व ना कर पाए, ऐसा पूछा नहीं जा सकता है। हेंस कहानियां इंटरेस्टिंग तो बहुत ज्यादा बन सकती हैं और काफी डिफिकल्ट लेवल की चीजें भी हो सकती हैं, पर आईटी को बहुत क्लियर है कि उसको क्या करना है, उसको क्रिस्प रखना है चीजों को, फंडे ज्यादा होने चाहिए उसमें, है ना, क्रिस्प होना चाहिए मामला, वर्किंग बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3-3 4-4 पेज भरे जा रहे हैं और मैथमेटिकल इक्वेशंस बने जा रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। 4-5 लाइंस में आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है जी, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना। ये मैं खासकर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस को अगर देखेंगे तो उसमें आपको एसएचएम के काफी टेढ़े मेढ़े सवाल भी देखने मिल सकते हैं, है ना भाई। पर ध्यान रखें कि क्या किस तरह से पूछा जाता है, वो हमें बहुत ज्यादा दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो जैसे बाकी टॉपिक्स के साथ किया है, वैसे ही मैं यहाँ भी आपके साथ करने वाला हूँ कि कुछ फ्रेश क्वेश्चंस, कुछ नए क्वेश्चंस, है ना, कुछ थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम पहले डिस्कस करेंगे और फिर कुछ पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे, कुछ अच्छे चुनिंदा पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे और ऐसा करके पूरे एसएचएम को वाया क्वेश्चंस रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। मेरा वादा है कि ये सेशन अगर आप अच्छे से देखते हैं और साथ के साथ में क्वेश्चंस को करते हैं तो एसएचएम टॉपिक आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। दैट मींस एडवांस के लिए एसएचएम में जो फंडे चाहिए, जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जो इमेजिनेशन चाहिए, वो इस सेशन से पूरी हो जाएगी अगर आप इसको प्रॉपर ईमानदारी से करते हैं। किस तरह से इस सेशन को देखना भाई साहब, तो आपको पेपर और पेन, दैट मींस कॉपी और पेन लेकर बैठना है ना, और जैसे ही क्वेश्चन फ्लैश होगा स्क्रीन पर आप वीडियो को पॉज करेंगे, मैं साइड हो जाऊंगा, वीडियो को पॉज करेंगे, पहले खुद कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, 10-5 मिनट क्वेश्चन को देंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद वीडियो को अनपॉज करके आगे देखेंगे कि किस तरह से सर सॉल्व कर रहे हैं, आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या है। ठीक, मैं 2 बार वीडियो पॉज करूंगा, एक बार सीधे क्वेश्चन आएगा तब पॉज करूंगा और एक बार क्वेश्चन समझाने के बाद भी आपको मौका दूंगा कि आप वीडियो पॉज करें। तो जो बच्चे खुद से ही पूरा करना चाहते हैं वो भी करेंगे और जो चाहते हैं कि क्वेश्चन में समझा दूं उसके बाद वो सॉल्व करें तो उनको भी मौका मिलेगा, मौका दिया जाएगा। ठीक है, क्रिस्प रहेगा वीडियो, बहुत ज्यादा समय मैं आपका नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि समय बहुत ज्यादा कीमती है, राइट। तो बिल्कुल एकदम सटीक बातें होंगी, एकदम डायरेक्ट बातें होंगी, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका, बहुत कीमती समय है और इस समय हर बच्चे की अपनी एक स्ट्रेटेजी है और होनी ही चाहिए क्योंकि हर बच्चा अपने आप में अलग है, हर स्टूडेंट अपने आप में अलग है, तो हर स्टूडेंट की अपनी एक स्ट्रेटेजी है जिससे वो चल रहा है, तो हम उसको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। ये बस एक हेल्पिंग हैंड जैसा है, ये केवल और केवल इसलिए है, ये एक्सरसाइज जो भीष्म की एक्सरसाइज है बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है वैसे, ऑब्वियसली पीडब्ल्यू हर समय स्टूडेंट की उस समय जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतने खूबसूरत और इतने प्यारे ऑर्गेनाइजेशन का मैं हिस्सा हूं और मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूं ऑल अक्रॉस इंडिया और इनफैक्ट इंडिया से बाहर भी, जो इस समय जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सक्सेस में हम कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, ये देख कर बड़ा ही गर्व महसूस होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है जी, तो अगर 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 कोई बच्चा इस बात से परेशान है कि भैया इस टॉपिक पर किस तरह के क्वेश्चंस मुझे सॉल्व करने चाहिए, तो ये है ना जवाब, तो हम हैं आपके साथ, तो ये जवाब है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा और फिर उस आइडिया से आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक, तो एक बार फिर मैं मनीष शर्मा बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका आज के सेशन में। क्रिस्प रहेगा और ईमानदारी के साथ आप काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक,
चलिए जी, तो टॉपिक के नाम पर क्या कवर करने वाले हैं हम? पूरा ही एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन। नाम इस बेचारे का ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जितने भी तरह के ऑसिलेशंस हो सकते हैं उनमें से सबसे सिंपल है ना, जितने भी तरह के ऑसिलेशंस हो सकते हैं उनमें से सबसे सिंपल है। सबसे सिंपल होने का क्या मतलब है? सबसे सिंपल होने का मतलब है कि जो मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन से जो मैथमेटिक्स है वो बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि हमने समझा है, हम जानते हैं कि फंक्शन लीनियर्स बनते हैं, लीनियर फंक्शन बनते हैं, है ना भाई, या सिंपल टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बनते हैं, ये हमें बहुत अच्छे से पता है। ठीक है जी। तो एसएचएम की जो बेसिक थ्योरी है, इक्वेशंस कैसे लिखी जाती है, फेजेस क्या होते हैं, है ना भाई, फिर रिलेशनशिप्स वगैरह क्या है, एनर्जी का क्या स्टोरी है, टाइम पीरियड कैसे लिखा जाता है, ये मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपको आता है, आपने अपनी सिलेक्शन डायरी में सब चीजों को नोट कर रखा है। ठीक है जी, करेक्ट है, ऐसा है। चलो जी, तो शुरू करेंगे कहानी को एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन से। पहला ही क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो मैं साइड हो जा रहा हूं, मैं साइड हो गया हूं। वीडियो को आप पॉज करिए और जरा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक। अच्छा जी, जो लोग चाहते हैं मैं क्वेश्चन समझा दूं, तो क्वेश्चन ये है भाई साहब कि एक यूनिफॉर्म स्फीयर है आर रेडियस का, ये रहा यूनिफॉर्म स्फीयर आर रेडियस का, एंड इट इज फ्लोटिंग हाफ सबमर्ज्ड, आधा डूबा हुआ है ना, हाफ सबमर्ज्ड इन अ नॉन विस्कस लिक्विड ऑफ डेंसिटी रोहो। तो एक लिक्विड है जिसका डेंसिटी रोहो है, ये लिक्विड है, इस लिक्विड का जो डेंसिटी है वो रोहो है ना भाई, और हाफ सबमर्ज्ड डूबा हुआ है, ये आधा डूबा हुआ है इस लिक्विड में। इस प्रकार से, इस प्रकार से इस लिक्विड में ये जो स्फीयर है ये इस प्रकार से हाफ सबमर्ज्ड स्टेट में है। ठीक, समझ में आती है बात? बिल्कुल समझ में आती है। अच्छा जी, फिर क्या हो रहा है? अच्छा जी, ऑक्यूपाइंग सम वॉल्यूम ऑफ बीकर ऑब्वियसली ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस 2r। जो बीकर है, जो कंटेनर है, जो कंटेनर है ना भी, उसका जो रेडियस है, उसका रेडियस इज 2r, है ना। तो ये रेडियस 2r है, इसमें तो डायमीटर दिखाती है, तो डायमीटर 4r हो जाएगा, डायमीटर 4r हो जाएगा। जो रेडियस है, ये जो रेडियस है, दिस रेडियस इज 2r। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? किसका? कंटेनर का। कंटेनर का क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा है? सर्कुलर है या डिस्क जैसा है, और उसका जो रेडियस है वो है 2r। रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस इफ द स्फीयर इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड। अब खेल शुरू हो रहा है, हमने इस स्फीयर को हल्का सा नीचे दबाया, ऐसे हल्का सा नीचे दबा के छोड़ दिया, ठीक है जी, तो ऑब्वियसली वो ऑसिलेट करेगा, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। आपको केवल इतना करना है कि भाई इस उन ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड क्या होगा ये बता दीजिए। तो इस स्फीयर को हल्का सा पुश करके छोड़ देते हैं, तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट होगा, ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड बता दीजिए। चलो जी, मैं फिर से दोबारा मौका दे रहा हूँ, पॉज कर लो। अभी मैंने क्वेश्चन समझा दिया है और अब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो जी, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके, मान लेता हूं कि आपने कोशिशें कर ली होंगी, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिशें कर ली होंगी। तो मैं पहले आपको राइट आंसर दे दूं, हो सकता है कि राइट आंसर आपको थोड़ा सा डिसबिलीफ लगे। राइट आंसर है ए, क्योंकि हो सकता है कि आपका ना आया हो। राइट आंसर है ए, जो कि हो सकता है आपका ना आया हो, क्योंकि कुछ चीजों का ध्यान रखने की इसमें जरूरत है जो जनरली स्टूडेंट मिस कर जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा भाई, इससे मिलते जुलते दो बार आईटी क्वेश्चन पूछ चुकी है, एक्चुअली दो बार आईटी क्वेश्चन। तो पहले मैं उन क्वेश्चंस की बात करता हूँ, फिर इस क्वेश्चन पर आऊंगा। ध्यान से देखना, और ध्यान से देखना और अंतर समझने की कोशिश करना कि डिफरेंस क्या है और कैसे खेला जाता है उसको समझना। आईटी जो दो बार क्वेश्चन पूछ चुकी है, वो एक बार तो उसने ये पूछा, आईटी ने ये पूछा एक बार कि भाई ऐसा एक मान लेते हैं कि एक बड़ा टैंक या एक नदी जैसी है ना, ऐसा एक बड़ा टैंक या एक नदी जैसी है इस प्रकार से, और इसमें एक सिलेंडर फ्लोट कर रहा है। ठीक है जी, इस तरह की कोई सिचुएशन है और एक सिलेंडर है जो इसमें फ्लोट कर रहा है। ध्यान से क्वेश्चन को समझना, एक सिलेंडर है जो इसमें फ्लोट कर रहा है, कुछ हिस्सा अंदर होगा, कुछ हिस्सा बाहर होगा, कुछ बताए नहीं कितना अंदर कितना बाहर है। ऐसा कोई सिलेंडर है जो इस लिक्विड में फ्लोट कर रहा है। ठीक, तो ये इस तरह से सॉलिड सिलेंडर है, हाँ? ऐसा एक सॉलिड सिलेंडर है ऐसा, जो कि इस लिक्विड में फ्लोट कर रहा है ऐसा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। अच्छा जी, मान लेते हैं क्वेश्चन कहता है कि इस सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए। इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए। सिलेंडर का जो मास है वो सिलेंडर का मास है एम, और जो लिक्विड है बाहर उसकी जो डेंसिटी है वो है रो। किसकी डेंसिटी? लिक्विड की। लिक्विड जो बाहर है उसकी डेंसिटी है रो। ठीक। और अब क्वेश्चन कहता है, आईटी का क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन कहता है कि सिलेंडर को हल्का सा पुश करके छोड़ देते हैं, तो इस सिलेंडर अपनी जगह पर ऐसे 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 ऑसिलेशन करेगा, टाइम पीरियड बता दीजिए। ठीक, हम इसको हल्का सा पुश करते हैं, तो मान लेते हैं इस समय, ध्यान से समझना, मान लेते हैं कि इस समय
इस सिलेंडर की जो भी टोटल लेंथ है उसका कुछ हिस्सा पानी में डूबा हुआ है, मान लेते हैं स्मॉलेस्ट हिस्सा पानी में डूबा हुआ है, और टोटल लेंथ ऑफ द सिलेंडर लेट अस इमेजिन एल है। अभी पुश नहीं किया है, अभी फ्लोटेशन की बात हो रही है ना। तो क्या एज पर लॉ ऑफ फ्लोटेशन इस सिलेंडर का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, है ना, इस सिलेंडर का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ऐसे जो लग रहा होगा, क्या वो फोर्स ऑफ बेएनसी से बैलेंस हो रहा होगा, है ना, इनिशियली फोर्स ऑफ बेएनसी से बैलेंस हो रहा होगा, ऐसा कुछ कहानी बन रही होगी। हेंस इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी mg इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड कितना हो गया, a इंटू एच, तो ये तो हो गया v इंटू रोहो इंटू जी, ये तो इनिशियल इक्वेशन थी, सही बात है। अब हमने क्या किया, हमने उसको x नीचे की तरफ डिस्प्लेस किया, हमने उसको x नीचे की तरफ डिस्प्लेस किया। आप देख रहे हैं जब आप इसको x नीचे की तरफ डिस्प्लेस करोगे तो फोर्स ऑफ बेएनसी ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा हो जाएगा, है ना। हेंस एक रीस्टोरिंग फोर्स ऊपर की तरफ आएगा, फोर्स ऑफ बेएनसी ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा हो जाएगा और एक रीस्टोरिंग फोर्स ऊपर की तरफ आएगा। तो अब दूसरी बार इक्वेशन लिख रहा हूं, व्हेन पुश्ड डाउन बाय x, व्हेन पुश्ड डाउन बाय एन अमाउंट x नीचे अगर धक्का दे दिया तो क्या होगा। अब फोर्स ऑफ बेएनसी को जब मैं लिखूंगा तो क्या h प्लस एक्स, a इंटू एच प्लस एक्स, a इंटू एच प्लस एक्स इज द डिस्प्लेस्ड वाटर या लिक्विड इंटू रोहो इंटू जी इज द फोर्स ऑफ बेएनसी माइनस ग्रेविटेशनल फोर्स mg वुड बी द रीस्टोरिंग फोर्स। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी बात आपको समझ में आ रही है। रीस्टोरिंग फोर्स fb माइनस mg है। अब अभी हम इस क्वेश्चन की बात ही नहीं कर रहे हैं, इसको समझ रहे हैं, है ना। रीस्टोरिंग फोर्स क्या है, fb माइनस mg, तो fb माइनस mg रीस्टोरिंग फोर्स है। क्या आप समझ रहे हैं कि a इंटू एच इंटू रोहो जी, a इंटू एच इंटू रोहो जी की वैल्यू तो mg थी, तो ये टर्म mg से कट जाएगा। हेंस रीस्टोरिंग फोर्स के नाम पर क्या बचेगा, a x रोहो जी। तो जो रीस्टोरिंग फोर्स बचेगा, रीस्टोरिंग फोर्स जो बचेगा दैट वुड बी a रोहो जी इंटू एक्स, a इंटू रोहो इंटू जी इंटू एक्स, ये रीस्टोरिंग फोर्स बचेगा। क्या हमने ये प्रूफ कर दिया कि रीस्टोरिंग फोर्स एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्स मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट था, हेंस का एसएचएम प्रूफ हो गया। हम अच्छे से जानते हैं एसएचएम प्रूफ कैसे होता है। तो क्या के इफेक्टिव ए रोहो जी बना, और हम जानते हैं कि अगर कोई लीनियर एसएचएम है तो उसका टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एम बाय के होता है। हेंस क्या इस क्वेश्चन के टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन आएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम डिवाइडेड बाय, ये के की जगह आ जाएगा कितना, ए रोहो जी, ए इंटू रोहो इंटू जी। ये आंसर हो गया। पूछ चुके आईआईटी एक बार, क्या मेरी बात समझ रहे हैं, ऐसा ठीक है, बात समझ में आती है। हेंस ये सिलेंडर अगर है और ऐसे वर्टिकली ऑसिलेट कर रहा है तो जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड हो जाएगा ये 2 पाई रूट एम, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम डिवाइडेड बाय ए रो जी। एक बार फिर उसके कुछ सालों बाद आईटी ने फिर एक क्वेश्चन पूछा, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन पूछा, केवल सिलेंडर की जगह स्फेयर कर दिया, और जैसा इस क्वेश्चन में हाफ सबमर्ज्ड है ऐसे ही सिचुएशन दे दी, ऐसी सिचुएशन दे दी कि भैया हाफ सबमर्ज्ड है ना, हाफ सबमर्ज्ड है और एक पेयर है जो कि हाफ सबमर्ज्ड स्टेट में है, ठीक, और उसको भी इसी प्रकार से पुश कर देते हैं, तो उसका भी टाइम पीरियड बता दीजिए, उसका भी टाइम पीरियड बता दीजिए क्या होगा। तो देखो अगर अपन इसी को आगे खींच दें, है ना, और एक हाफ सबमर्ज्ड स्फीयर इमेजिन करें, एक हाफ सबमर्ज्ड स्फीयर इमेजिन करें। मैं ये चाहता हूं कि आप इन दोनों एग्जाम्पल और फिर वो जो पूछा गया है उसमें डिफरेंस को समझें, क्योंकि जब तक वो बात नहीं पकड़ में आएगी तब तक आप वो क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। मान लेते हैं ये सिचुएशन है, तो हाफ सबमर्ज्ड एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, हाफ सबमर्ज्ड है, तो उसका सेंटर यहीं होगा, ये सेंटर होगा सॉलिड स्फीयर का, है सॉलिड स्फीयर है ऐसा, है ना, और हाफ सबमर्ज स्टेट में है ऐसा। फिर क्वेश्चन कहता है कि इसको भी हम हल्का सा पुश करके छोड़ देते हैं, इसको भी हल्का सा पुश करके छोड़ देते हैं, इसका भी मास लेट अस इमेजिन m है, इसको भी हल्का सा डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करके छोड़ देते हैं, ये भी वर्टिकल डायरेक्शन में ऑसिलेशन करेगा। टाइम पीरियड बता दीजिए ऑसिलेशन का क्या होगा। तो क्या तुम समझ रहे हो कि अभी जो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है वो उससे जो बियॉन्ड फोर्स बन रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स को संभाल रहा है, जैसे यहां हो रहा था इनिशियली। मैं इनिशियल एनालिसिस कर ही नहीं रहा। अब अगर मैं इसको हल्का सा x डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करता हूं, सिलेंडर का रेडियस r है, सॉरी इस स्फीयर का रेडियस आर है, अगर मैं इसको x डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करता हूं, और हम जानते हैं कि एसएचएम में जो x होता है वो बहुत ही छोटा होता है, तो जो एडिशनल वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, ध्यान से सोचना और समझना, जो एडिशनल वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा इस केस में, जो एडिशनल वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स, ये होगा एडिशनल वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। ध्यान से सोचो, हाफ समझ था, अभी अपन ने उसको हल्का सा x नीचे दबाया, है ना, तो पाई आर स्क्वायर एरिया की डिस्क और x
into x would be the additional volume displaced. So this is the v into density of liquid rho, बाहर की liquid की density rho है, into g. This becomes the restoring force. This becomes the restoring force इस केस में. जैसे कि यहाँ restoring force लिख के दिखाया था मैंने, दोनों को माइनस करके फिर सीधे सीधे बता दिया कि ये रिस्टोरिंग फोर्स है, ये स्टेप मैंने सीधे वहां कर दी, समझ रहे हो? तो ये रिस्टोरिंग फोर्स हुआ, ये रिस्टोरिंग फोर्स हुआ. क्या रिस्टोरिंग फोर्स एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? दिख रहा है क्या आपको? क्या रिस्टोरिंग फोर्स एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? क्या मैंने प्रूफ कर दिया कि ये सिस्टम एसएचएम करने वाला है? और अगर एसएचएम करने वाला है तो क्या टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2 पाई रूट m बाय k होगा? मुझे केवल k की वैल्यू ढूंढनी होगी. तो क्या x को छोड़ के जो भी लोग हैं क्या वो k हैं? क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा ही होता है माइनस का kx, अगर इसको वेक्टर में लिखा जाए तो क्या x को छोड़ के जो भी लोग हैं क्या वो k बनेंगे? और ऐसा हो जाने से क्या इस क्वेश्चन का टाइम पीरियड मैं सीधे सीधे बता सकता हूं, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में जो टाइम पीरियड आने वाला है क्या वो होगा t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाय k, और k की जगह पर क्या है? पाई आर स्क्वायर रोहो जी, पाई आर स्क्वायर रोहो जी. सही है, जो काफी हद तक यही रिजल्ट है, केवल एक ही वैल्यू रख दी और कुछ भी नहीं किया. ये दो क्वेश्चन ऑलरेडी आईआईटी पूछ चुकी है. ठीक, अब हम जो पूछा गया क्वेश्चन है उसकी बात करें तो इसमें और इसमें बेसिक अंतर जो है वो जमीन आसमान का अंतर है. वो मुश्किल है क्वेश्चन जो मैंने दिया है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत आसान थे क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चन एक ओपन लेक या एक ओपन टैंक में थे जिसका डायमेंशन बहुत बड़ा था. हेंस जब हम सॉलिड स्फेयर को या सिलेंडर को नीचे दबा रहे हैं तो ये जो लेवल है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. पर यहां आ जाए अगर, तो चूंकि कंटेनर के अंदर है ये सारा का सारा खेल, तो जब अपन इसको नीचे प्रेस करेंगे तो क्या ये जो लेवल है वाटर का, जो लेवल है, क्या ये वाटर का लेवल भी चेंज हो जाएगा? समझना जरा दोनों में डिफरेंस क्या है. ये जो लेवल है क्या ये लेवल भी उस स्फेयर को नीचे दबाने पर ये लेवल उठेगा ऊपर, जबकि यहां ऐसा नहीं हो रहा है. यहां पर ये वाला जो लेवल है, ये जो लेवल है ये फिक्स्ड है, ये लेवल चेंज नहीं हो रहा है. क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इनफाइनाइट वॉल्यूम है यहाँ पानी का, इसलिए ऐसा हो रहा है. जबकि वहां फाइनाइट वॉल्यूम है. फाइनाइट वॉल्यूम होने की वजह से आप इसको जब पुश करोगे नीचे तो जो एक्सेस पानी डिस्प्लेस होगा वो यहीं आके तो बढ़ेगा, है ना. हेंस लेवल ऊपर हो जाएगा, समझ रहे हो? जिसकी वजह से नेट वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड बदल जाएगा. जिसकी वजह से इतना सिंपल नहीं है, थोड़ी मगजमारी करनी पड़ेगी. क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? क्या मैं जो कहना चाह रहा हूं वो समझ में आ रहा है कि कैसे हल्का सा चेंज कर देने से कहानी कहीं से कहीं पहुंच गई है? और यही शायद फिजिक्स की सबसे खूबसूरत बात है. और वो इतना छोटा सा चेंज करते हैं कि पता भी नहीं चलता है कि अच्छा चेंज कर दिया गया है ना. वो तो समझदारी से अगर देखा जाएगा तो ही पता चलेगा कि अच्छा यहां पर खेला गया है. नहीं तो बहुत सारे बच्चे तो अच्छा ये आंसर है या इसलिए यही आंसर आता है, उठा के आंसर मार्क भी कर सकते हैं, गड़बड़ हो जाएगी भाई उससे. ठीक, तो आइए देखें जरा इस सिचुएशन को किस तरह से देखा जाएगा, क्या किया जाएगा. तो मैं एक फ्रेश डायग्राम बनाता हूं. तो मान लेते हैं ये तो रहा हमारा वो सिलेंडर उस प्रकार का, ठीक है जी. और इसको ऊपर से खोल देते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे. और इस सिलेंडर में हमारा था स्फेयर, एक छोटा सा प्यारा सा स्फेयर भी दिखा देते हैं. चलो ये दिखा देते हैं ऐसा, ये स्फेयर था ऐसा. और हाफ समझ इनिशियल जो स्टेट थी वो इनिशियल स्टेट थी कि हाफ समझ था. ठीक है जी, ठीक. अच्छा जी, इसका भाई बना लेते हैं किधर, ऐसा, ठीक है. और ये तो ठीक है. और इसका भी एक भाई बनाते हैं, रुको, इसका भी एक भाई बना लेते हैं इधर. और इसको नीचे दबा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है. ठीक है, अब देखना, देखते जाना, ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना कि चल क्या रहा है जिंदगी में. तो भाई साहब सेंटर अगर यहाँ था तो इनिशियली जो लेवल था वो ये था, वो मैं दोनों में बना देता हूँ ऐसा, ठीक है. इनिशियल जो लेवल था सेंटर का वो ये था, ठीक. इनिशियल लेवल ऑफ द सेंटर ये था. तो ये था सेंटर इनिशियली, ठीक. जो अब यहां आ गया होगा, आपने कितना इसको प्रेस कर दिया, x. आपने इनिशियल पोजीशन से सेंटर को कितना प्रेस कर दिया, x. ठीक है, बात समझ रहे हो मेरी? आपने इनिशियल लेवल से उसको प्रेस कर दिया x, ठीक. अच्छा जी तो ये तो रहा लेवल.
अच्छा, अब होगा क्या, होगा ये कि जब आप इसको नीचे एक्सप्रेस करोगे, है ना, तो ये रेडियस, ये जो रेडियस है, ये रेडियस है 2r, और हमारे स्फेयर का जो रेडियस है वो रेडियस है r। तो जब आप इसको नीचे एक्सप्रेस करोगे, एक्स अभी भी बहुत छोटा है, तो जो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा यहाँ, जो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा वो कितना होगा, वो होगा पाई आर स्क्वायर एक्स। और ये पाई आर स्क्वायर एक्स जो वाटर डिस्प्लेस हुआ है, ये जाएगा कहाँ? क्या तुम समझ रहे हो कि ये जो लेवल है इसके ऊपर आ जाएगा? तो वो जो पाई आर स्क्वायर एक्स वाटर डिस्प्लेस होगा, वो पाई आर स्क्वायर एक्स वाटर यहां पर आ जाएगा, ऐसा। क्या मेरी बात समझे? तो इस केस में जो वाटर है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, जबकि इस केस में जो पानी था, जो लिक्विड था, वो कुछ ऐसा था। दोनों के अंतर को समझने की कोशिश करें आप, दोनों के अंतर को समझने की चेष्टा करें और कोशिश करें, दोनों के अंतर को समझने की कोशिश करें। हेंस जब तक हम ये एक्सेस चीज नहीं निकालेंगे, हमें नेट, हम फोर्स ऑफ बेंसी नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि फोर्स ऑफ बेंसी के लिए तो हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, राइट? करेक्ट है। तो ये इतना डूबा हुआ है, इतना डूबा हुआ है ना भाई? तो क्या हमें ये ऊपर का हिस्सा और निकालना पड़ेगा? वो कैसे निकलेगा? वो ऐसे निकलेगा कि ये पाई आर स्क्वायर एक्स जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ है, क्या ये वॉल्यूम ऑफ वाटर यहां और यहां आया है ना? हेंस मान लेते हैं कि ये अगर h है, सपोज छोटी सी हाइट h है, ठीक है जी, तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया कंबाइंडली अगर मैं लिखना चाहूं तो कितना है वो? तो मेरा 2r रेडियस का तो टैंक था, तो पाई इंटू 2r का स्क्वायर माइनस पाई इंटू आर का स्क्वायर इंटू एच। थोड़ा भी ध्यान से सोचोगे तो आपको मेरी ये बात समझ में आएगी, थोड़ा भी ध्यान से सोचोगे तो अभी मैंने जो किया है, यहाँ जो किया है, वो तुम्हें समझ में आएगा। पाई आर स्क्वायर दोनों तरफ से कट जाएगा, ये 4 - 1 3, हेंस एच का जो वैल्यू है वो कितना आता हुआ दिखाई दे रहा है अपने को, x/3, है ना? हेंस जो इफेक्टिव एक्स बना, इफेक्टिव एक्स बना, है ना भाई साहब, जो इफेक्टिव एक्स बना। अब मैं अगर फोर्स ऑफ बेंसी लिखूंगा, तो फोर्स ऑफ बेंसी या रीस्टोरिंग फोर्स लिखूंगा, लेट अस इमेजिन रीस्टोरिंग फोर्स जब मैं लिखूंगा, तो क्या रीस्टोरिंग फोर्स होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स प्लस x/3। देखो ध्यान से, रीस्टोरिंग फोर्स जब मैं लिखूंगा तो क्या वो होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स प्लस x/3। पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स प्लस x/3 is the volume v into rho into g। दिस वुड बी द रीस्टोरिंग फोर्स जो इस सिस्टम पर लग रहा होगा। उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक आप समझ पा रहे हैं, ठीक है भाई? तो पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स प्लस x/3 इंटू रो इंटू जी वुड बी द रीस्टोरिंग फोर्स नाउ, और इसको हम के एक्स से इक्वेट करेंगे, है ना? तो के इफेक्टिव जो होगा, के इफेक्टिव की बात करें तो के इफेक्टिव क्या निकल कर आ जाएगा? के इफेक्टिव निकल कर आ जाएगा, यहां से आएगा 4/3 का टर्म, तो 4/3 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू रोहो इंटू जी, ये होगा के इफेक्टिव। हेंस जो टाइम पीरियड आएगा वो आ जाएगा t इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ m, किसका मास, स्फेयर का मास, डिवाइडेड बाय के इफेक्टिव, जो कि है 4/3 पाई आर स्क्वायर इंटू रोहो इंटू जी। ये रोहो किसकी डेंसिटी है? लिक्विड की डेंसिटी, ठीक। अब स्फेयर का मास m एक्चुअली क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, वो हम यहां से निकालेंगे, वो हम यहां से निकालेंगे कि स्फेयर का जो मास m है ना, mg वॉज इक्वल टू, इस केस में जो बेयोंट फोर्स था जो कि कितना था, 2/3 पाई आर क्यूब इंटू रोहो इंटू जी। क्या मेरी बात आप समझ रहे हो? 2/3 इंटू पाई आर क्यूब इंटू रोहो इंटू जी, है ना भाई? जी को तो काट देते हैं दोनों तरफ से, और m का वैल्यू, m का ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं, ठीक। तो 2/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू जी उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ, तो क्या यहाँ पर एक r का टर्म बचेगा और यहाँ एक g का टर्म बचेगा, और जब मैं यहाँ 2/3 का टर्म लिखूंगा तो नीचे में 2 का टर्म बचेगा। तो t इज इक्वल टू 2 पाई, देखें जरा क्या क्या बचने वाला है, t इज इक्वल टू 2 पाई मैंने 2/3 सब्सिट्यूट किया, 2/3 सब्सिट्यूट किया तो ये 3 तो कटा, नीचे में एक 2 का टर्म आया, और क्या बचा, एक r का टर्म बचा है ऊपर न्यूमरेटर में, r का टर्म बचा है, और एक g का टर्म बचा है यहाँ डिनोमिनेटर में, ये बचा है। तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ r डिवाइडेड बाय 2g, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ r डिवाइडेड बाय 2g, हमारा एक्सप्रेशन आता हुआ दिखाई देगा, ये रहा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ r डिवाइडेड बाय 2g।
क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैंने क्या किया है, कैसे मैंने दो इजियर एग्जाम्पल लेकर पहले आपको सिंपल सिचुएशन समझाई, फिर ये जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को किस तरह से देखना होगा, और जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है वो कैसे यहाँ पर आकर रिस्टोरिंग फोर्स में इफेक्ट डालेगा। ये वाला जो फैक्टर है ये बड़ा मजेदार है, इसको देखना बहुत मजेदार है। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। समझ में आ जाती है बात? ऐसा है। बढ़िया क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है काफी, और ये सिचुएशन है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, मैं साइड हो गया हूं, सॉल्व करो जरा अपने आप। चलिए जी मैं समझा दे रहा हूं, जो लोग चाहते हैं कि मैं समझा दूं क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये कह रहा है कि देयर आर थ्री आइडेंटिकल ब्लॉक्स एबीसी, तो तीनों आइडेंटिकल है ना, तो दैट मीन्स तीनों के मासेस सेम होंगे। तो तीनों के मासेस मान लेते हैं m ईच है। Three identical blocks ABC are placed in a line on a frictionless horizontal surface. So there is no friction anywhere. The block A and B are connected with a light spring of force constant K. ठीक है, इसका फोर्स कांस्टेंट K दिया हुआ है। एंड ब्लॉक बी एंड सी विद अ लाइट इनएक्सटेंसिबल कॉर्ड। इनएक्सटेंसिबल मतलब जो खिंच नहीं सकती है, कॉर्ड माने रस्सी, तो बी और सी के बीच में तो एक रस्सी है, जबकि ए और बी के बीच में एक स्प्रिंग है। ठीक है, इनिशियली दिस सिस्टम इज मोशनलेस, सब कुछ रेस्ट पर था, एंड अचानक से ब्लॉक ए इज गिवन अ वेलोसिटी u। अचानक से ब्लॉक ए को हमने कोई वेलोसिटी u दे दी, और यहीं से हमारा क्वेश्चन शुरू होता है। तो t इज इक्वल टू जीरो पर ब्लॉक ए को हमने कोई स्पीड u दे दी है, और ये t इज इक्वल टू जीरो मोमेंट है। इस मोमेंट पर b और c की स्पीड जीरो है, केवल a को स्पीड दी गई है ना। जैसे मान लेते हैं स्टिक से या बैट से हमने a को अचानक हिट कर दिया, तो a को तो मोमेंटम मिला, पर b और c को अभी कुछ नहीं मिला। ये स्थिति है t इज इक्वल टू जीरो पर। तो बाय अ शार्प हिट टुवर्ड्स द ब्लॉक b, when the block B and C collide, a sound bang is created। अब वो क्या कहता है, वो कहता है कि इसकी वजह से, इसको जो वेलोसिटी दे दी है इसकी वजह से क्या होगा, इधर चलेगा, जैसे ही इधर चलेगा वाया स्प्रिंग फोर्सेस बी पर भी लगेंगे और बी भी चलने लगेगा, है ना। तो स्थिति बन जाएगी कि ए भी चल रहा है और बी भी चल रहे हैं, दोनों लोग चल रहे हैं, ठीक, और ये रस्सी ढीली पड़ जाएगी। ठीक है जी, बी चलता रहेगा और जाके सी से टकराएगा। तो ए और बी का अपना कॉम्प्लिकेटेड मोशन हो रहा है, जो बेसिकली टू बॉडी ऑसिलेटर है। जब तक स्ट्रिंग टाइट नहीं हो जाएगी तब तक सी का कोई इंपैक्ट सिस्टम पर नहीं पड़ने वाला है। तो ए और बी टू बॉडी ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेंगे, कब तक, जब तक बी सी से टकरा नहीं जाएगा। तो क्वेश्चन कहता है कि जब बी सी से टकराता है तो एक साउंड सुनाई देता है, साउंड बैंग, बैंग माने आवाज, तो एक आवाज सुनाई देती है। ठीक है जी, समझ में आती है बात। अब आपसे क्या पूछ रहा है, अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द कॉर्ड। ये जो कॉर्ड है अगर इसकी लेंथ एल है, तो भैया मिनिमम लेंथ ऑफ द कॉर्ड बता दो, सो दैट मैक्सिमम लाउडनेस का साउंड सुनाई दे जब बी और सी टकराएं। मैक्सिमम लाउडनेस का साउंड सुनाई दे जब बी और सी टकराएं। इतने तो हम समझदार हैं कि हमको ये बात समझ में आती है कि साउंड जो सुनाई दे रहा है वो बेसिकली इस वजह से दे रहा है क्योंकि कोलिजन इलास्टिक 100% इलास्टिक नहीं है, तो जो कोलिजन में एनर्जी रिलीज हो रही है वो साउंड के रूप में निकल रही है। और अगर मुझे मैक्सिमम साउंड सुनना है तो ऑब्वियसली कोलिजन कुछ इस तरह का होना चाहिए जिसमें मैक्सिमम एनर्जी रिलीज हो, और मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होने वाला कोलिजन कौन सा होता है, 100% इनइलास्टिक कोलिजन। बोलो, तो 100% इनइलास्टिक कोलिजन होना चाहिए। दैट मींस क्वेश्चन ने कुछ बताया नहीं कि कोलिजन कैसे हैं, हमने ये सोच लिया है कि बी और सी के बीच जो कोलिजन है वो 100% इनइलास्टिक होना चाहिए, पहली बात। इस वजह से, है ना, इस वजह से कि मैक्सिमम लाउडनेस आपने सुननी है, तो मैंने जो कंक्लूड किया है, अभी भी उससे काम नहीं चल जाएगा मेरा, पर मैंने जो कंक्लूड किया है वो ये कंक्लूड किया है कि कोलिजन बिटवीन बी एंड सी should be इनइलास्टिक, इतना ही नहीं, सी तो रेस्ट पर था और बी ही आके सी से टकरा रहा है, अगर बी की स्पीड की चॉइस है मेरे पास, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम आवाज सुनने के लिए बी की स्पीड भी मैक्सिमम होनी चाहिए, है ना। एंड ग्राउंड फ्रेम से स्पीड ऑफ बी, बस यही खुल जाएगा क्वेश्चन, स्पीड ऑफ बी शुड बी मैक्सिमम, ठीक है, इतना मैंने हिंट कर दिया। अब जरा कोशिश करो, पॉज कर लो वीडियो को, जरा कोशिश करो, देखें कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, कोशिश करो, वीडियो को पॉज करके कोशिश करो। ठीक है भाई, कोशिश करो।
बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, जो तोड़ दे पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो, है ना, जो तोड़ दे पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। डिमोटिवेशन से और सवाल ना होने से तो हर कोई टूट जाता है, पर ऐसा मुकाम हासिल करो, ऐसी ताकत इकट्ठी करो कि चाहे क्वेश्चन तुमसे भले ही ना हो पर तुम नहीं टूटो, है ना, तुम नहीं टूटो। कोशिशें करो, कोशिशें करो, कोशिशें कभी हारती नहीं है ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। चलिए जी, आइए जरा देखें क्या है। तो अगेन क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, सिंपल भी है, कोई ज्यादा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, समझने को ज्यादा है, करने को ज्यादा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, समझने को ही है बस, करने को बहुत ज्यादा कुछ क्वेश्चन में नहीं है। तो आइए जरा देखें। तो क्या होगा, क्या अभी जैसा कि मैंने कहा, जब तक बी और सी के बीच की स्ट्रिंग टॉट नहीं होगी तब तक तो सिस्टम ए और बी का ही है। हेंस आप अगर ए और बी को एक सिस्टम की तरह देखें तो क्या ये बहुत ही प्यारा टू बॉडी ऑसिलेटर जैसा दिखाई देगा। अगर आप ए और बी को सिस्टम की तरह देखें तो क्या ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही नन्ना मुन्ना टू बॉडी ऑसिलेटर जैसी कहानी इसकी है ना, ऐसा है। और टी इज इक्वल टू जीरो पर ये जो टू बॉडी ऑसिलेटर है, टी इज इक्वल टू जीरो पर इस टू बॉडी ऑसिलेटर के जो ब्लॉक्स हैं ए और बी, उनके पास जो वेलोसिटीज हैं, है ना, और स्ट्रिंग, तो जो स्प्रिंग है वो स्प्रिंग रिलैक्स्ड है, अभी हाल फिलहाल स्प्रिंग रिलैक्स्ड है, और इसके पास जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी है u, और इसके पास जो वेलोसिटी है वो है जीरो। यही है अभी टी इज इक्वल टू जीरो पर, टी इज इक्वल टू जीरो पर ये है ग्राउंड फ्रेम। कौन सा फ्रेम? ग्राउंड फ्रेम। हम अच्छे से जानते हैं कि टू बॉडी ऑसिलेटर का एनालिसिस करने के लिए हमें सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जाना पड़ता है। हेंस ए और बी के सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जाने वाला हूं। अब मैं ध्यान से देखना, ये ए है, ये बी है, और अभी तो मैंने टी इक्वल टू जीरो पर आपको ग्राउंड फ्रेम में दिखाया। अब मैं सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जाऊंगा, है ना, अब मैं इसी सिस्टम को दोबारा देखूंगा सी फ्रेम से। तो एक क्वेश्चन बेसिकली सी फ्रेम का है, तो मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा देखूंगा सी फ्रेम से, ए और बी दोनों ब्लॉक्स को दोबारा देखूंगा सी फ्रेम से। ठीक, उसके लिए मुझे पहले सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को समझना होगा। तो क्या हम जान रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम जो कि है एम यू डिवाइडेड बाय टोटल मास जो कि है m प्लस m 2m। Hence, what is velocity of center of mass? u by 2। तो जब तक बी सी से टकराएगा नहीं तब तक ये पूरा का पूरा सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी u by 2 ही रहेगी, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स ए और बी सिस्टम पर नहीं है। यहां तक समझ में आना चाहिए। अच्छा जी, तो सेंटर ऑफ मास किस स्पीड से चल रहा है? u by 2 की स्पीड से चल रहा है। और सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से जब हम ए और बी को देखेंगे, सी फ्रेम, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से जब हम ए और बी को देखेंगे, ध्यान से देखना, सी फ्रेम से जब हम ए और बी को देखेंगे, है ना, तो बी जो कि ग्राउंड फ्रेम से रेस्ट पर था, सेंटर ऑफ मास u by 2 से राइटवर्ड जा रहा था। हेंस सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से जब तुम बी को देखोगे तो क्या बी u by 2 से लेफ्टवर्ड आता हुआ समझ में आएगा। तो बी के पास जो वेलोसिटी होगी वो होगी u by 2 लेफ्टवर्ड, और ए के पास जो वेलोसिटी होगी ग्राउंड फ्रेम से है u फॉरवर्ड, और सेंटर ऑफ मास की वजह से एक माइनस u by 2 बैकवर्ड लगा। हेंस ए के पास जो वेलोसिटी होगी वो होगी u by 2 इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से देखने पर कहानी दिखाई देगी। तो ये टू बॉडी ऑसिलेटर है जिसकी स्प्रिंग अभी रिलैक्स्ड है, और दोनों ब्लॉक ए और बी u by 2 की स्पीड से चल रहे हैं। ये सी फ्रेम से है। हेंस सी फ्रेम से जब हम इस सिस्टम को देखेंगे तो ये अपनी जगह पर ऐसे 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 अपनी जगह पर ऐसे 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 ऑसिलेट करेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मुझे कौन सा मोमेंट पकड़ना है? मुझे वो मोमेंट पकड़ना है जिस मोमेंट पर बी सी से टकराए और बी की स्पीड मैक्सिमम हो राइटवर्ड दिशा में। आप बी को देखें, बी के ऑसिलेटरी मोशन को देखें ग्राउंड फ्रेम से, है ना, ग्राउंड फ्रेम से क्या मैं समझ रहा हूं कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में टी इज इक्वल टू जीरो पर बी यहां है, अपनी मीन पोजीशन पर है, और लेफ्ट डायरेक्शन में उसके पास वेलोसिटी है। ये है पोजीशन टी इज इक्वल टू जीरो पर, है ना। क्या इसके थोड़ी देर बाद ये बी यहां मीन पोजीशन से अपनी इधर एक्सट्रीम पोजीशन पर आएगा, और फिर वापस जब दोबारा इस मीन पोजीशन पर पहुंचेगा तो क्या उसके पास u by 2 वेलोसिटी राइटवर्ड दिशा में होगी? देखो ध्यान से बी को ध्यान से देखो। बी अपनी मीन पोजीशन से लेफ्ट वाले एक्सट्रीम पोजीशन पर जाकर फिर उधर से वापस मीन पोजीशन पर जब आएगा, जब राइटवर्ड डायरेक्शन में u by 2 वेलोसिटी होगी किसके पास? बी के पास। क्या उस मोमेंट पर बी के पास ग्राउंड फ्रेम
से मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, क्योंकि ग्राउंड फ्रेम से सेंटर ऑफ मास u/2 से चल रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एज सिंपल एज दिस। हेंस हमने वो मोमेंट पकड़ा जब b सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से राइटवर्ड जा रहा है और सेंटर ऑफ मास खुद भी राइटवर्ड जा रहा है। हेंस ग्राउंड फ्रेम से जब हम b को देखेंगे, ग्राउंड फ्रेम से जब हम b को देखेंगे, तो क्या उस मोमेंट पर, जिस मोमेंट पर c फ्रेम से, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से b के पास राइटवर्ड दिशा में मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, क्या उस मोमेंट पर ग्राउंड फ्रेम से b के पास मैक्सिमम स्पीड राइटवर्ड डायरेक्शन में होगी। और यही वो मोमेंट होगा जिस मोमेंट पर b को c को टकरा जाना चाहिए अगर चाहते हो मैक्सिमम एनर्जी लॉस होना तो। यहां तक बात समझ में आ रही है? हेंस अब तुम मुझे सोच के बताओ कि यहां से यहां तक जाने में जो समय लगेगा वो कितना होगा। क्या तुम देख रहे हो कि मीन पोजीशन से वापस मीन पोजीशन आ रहे हैं, टाइम कितना लगेगा? t/2। ये जो टू बॉडी ऑसिलेटर है, ये जो टू बॉडी ऑसिलेटर है, इसका जो टाइम पीरियड है उसका आधा, t/2 उसका आधा है ना, उसका आधा। और ए और बी दोनों अपनी अपनी पोजीशंस पर आ जाएंगे, स्प्रिंग अनरिलैक्स्ड होगी और ये पूरा का पूरा सिस्टम एक्चुअली ये डिस्टेंस l चल चुका होगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? तो क्या सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास t/2 टाइम में l चल ले, सेंटर ऑफ मास t/2 टाइम में l चल ले, तो ये सारी चीजें अपने आप बैठ जाएंगी। तो सबसे पहले तो टू बॉडी ऑसिलेटर के टाइम पीरियड का फॉर्मूला t इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ म्यू बाय के। म्यू क्या है? म्यू है रिड्यूस मास, म्यू होता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर m1 और m2 मास के दो लोग हैं, ये जनरल फॉर्मूला दे दिया मैंने। हमारा जो क्वेश्चन है उसमें m1 और m2 आपस में बराबर है और m है, हेंस रिड्यूस मास कितना हो जाएगा? m/2। रिड्यूस मास कितना हो जाएगा? m/2। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट तो k है ही, ठीक ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें जो टाइम पीरियड आने वाला है t, दैट वुड बी लाइक 2 अंडर रूट ऑफ m/2k। समझ में आना चाहिए आपको। और जो मैंने अभी आपको बताया वो ये कि अगर स्ट्रिंग की लेंथ l है तो l की जो मिनिमम पॉसिबल सिचुएशन हो सकती है वो तभी हो सकती है जब सेंटर ऑफ मास जो u/2 स्पीड से चल रहा है, पहले मैं लिख देता हूं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू t/2, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू t/2। सेंटर ऑफ मास के पास क्या वेलोसिटी है? u/2 है ना, इनटू t/2। t/2 करेंगे तो पाई अंडर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाई 2k बचेगा। दैट मीन्स हमारा जो आंसर आने वाला है वो है πu/2 अंडर रूट m/2k। हेंस स्ट्रिंग की जो लेंथ होनी चाहिए उसकी जो वैल्यू है वो है पाई इंटू u/2 अंडर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाय 2k। दिस शुड बी द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, दिस शुड बी द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। पाई इंटू u/2 अंडर रूट ऑफ m/2k। ऑप्शंस देखें जरा, कौन सा ऑप्शन है ऐसा? पाई इंटू u/2 अंडर रूट ऑफ m/2k, सी ऑप्शन है। राइट आंसर भी चेक कर लें, सी है राइट आंसर, है ना। तो राइट आंसर है सी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा टफ और डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हाँ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्या सर इस तरह का क्वेश्चन आईआईटी में आ सकता है? निश्चित रूप से आ सकता है, निश्चित रूप से आ सकता है। क्योंकि अब अगर तुम, कितना मैंने बोर्ड पर लिखा है ये तो तुम्हें चूंकि समझाना है इसलिए ये सब डायग्राम्स मैंने बनाए, नहीं तो मैं सीधे सीधे इसको कर सकता था। मेरे दिमाग में क्लियर है, मेरे दिमाग में एकदम क्लियर है कि बी की मैक्सिमम वेलोसिटी तभी बनेगी जब भी अब बी अपनी मीन पोजीशन पर आ जाएगा राइटवर्ड दिशा में चलता हुआ। हेंस उसको समय कितना लगेगा? t/2। तो सेंटर ऑफ मास जो u/2 स्पीड से चल रहा है वो t/2 टाइम में स्ट्रिंग की लेंथ के बराबर चल ले, तो मैं तो सीधे आंसर लिखूंगा भाई u/2 इंटू t/2 बराबर l। टी मुझे पहले से पता है, मेरे पास फॉर्मूला है ना। तो अगर सारे फंडे दिमाग में क्लियर हो तो बस सीधे आंसर ही मार्क करना है इसमें क्वेश्चन में, है ना। सीधे आंसर मार्क करना है, बस एक ही लाइन में काम करना है। बाकी तो आपको समझाने के लिए सारा डिटेलिंग आपको समझाने के लिए। तो टू बॉडी ऑसिलेटर जो काफी इंटरेस्टिंग चीज है का इस्तेमाल इस क्वेश्चन में हुआ है, थोड़ा सा इस्तेमाल इस क्वेश्चन में हुआ है। इतना लाइट यूज लेते हुए क्वेश्चन एडवांस में बन जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ जाती बात। तो बढ़िया क्वेश्चन, इसको भी बढ़िया क्वेश्चन कहा जाएगा, बढ़िया क्वेश्चन ये उसमें आएगा ये। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी काफी अच्छा है। देखें जरा क्या कहता है, पढ़ें अपने आप, पढ़ें अपने आप। पॉज कर लीजिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए अब मैं समझा देता हूं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे
कि इन द अरेंजमेंट शोन द टू ब्लॉक ऑफ मासेस m एंड 2m, दो ब्लॉक हैं m और 2m मासेस के, ये 2m है ये m है, दिखाई दे रहा है हमें साफ साफ। तो दिस इज लाइक 2m एंड दिस इज लाइक m, ऐसा आर अफिक्स्ड ऑन द एंड्स ऑफ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 2k एंड k, फिक्स कर दिया गया है, अफिक्स्ड, दैट मींस इस स्प्रिंग के इस एंड से इसको फिक्स कर दिया, स्प्रिंग के इस एंड से इसको फिक्स कर दिया, तो अब ये ब्लॉक स्प्रिंग से तो चिपके रहेंगे हमेशा। अच्छा जी, फिर क्या कहता है, दी अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग्स आर अफिक्स्ड ऑन अ फिक्स्ड सपोर्ट्स, वो दिखाई दे रहा है हमें। रिलैक्स लेंथ ऑफ ईच स्प्रिंग इज एल, रिलैक्स लेंथ ऑफ ईच ऑफ द स्प्रिंग इज एल, ठीक है। तो ये वाली स्प्रिंग और ये वाली स्प्रिंग दोनों की रिलैक्स लेंथ एल है, दैट मींस एल नॉट बराबर एल है, जिसको हम एल नॉट बोलते थे वो एल नॉट बराबर एल है, ठीक है जी, ठीक है। एंड डिस्टेंस बिटवीन दी सपोर्ट इज 2l, तो ये जो दोनों सपोर्ट हैं इनके बीच का जो गैप है, ये जो गैप है, इस गैप की वैल्यू है 2l, बहुत ही बढ़िया बात है। फिर क्या कहता है, साइज ऑफ द ब्लॉक छोटे हैं, फ्लोर फ्रिक्शनलेस है, इनिशियली ब्लॉक्स आर हेल्ड एट अ डिस्टेंस एल अपार्ट, अब यहां से खेल शुरू होता है। तो क्वेश्चन कहता है कि इनिशियली दोनों ब्लॉक्स के बीच की जो दूरी है वो है एल, और भैया टोटल 2l है, तो कितना बचा, एल ही बचा, तो लेफ्ट वाली स्प्रिंग की लेंथ और राइट वाली स्प्रिंग की लेंथ का सम टोटल एल आना चाहिए, दैट मींस दोनों ही स्प्रिंग कंप्रेस्ड स्टेट में होनी चाहिए, क्योंकि दोनों की नेचुरल लेंथ एल है ना, दोनों की लेंथ का सम टोटल एल आ रहा है, तो क्या दोनों ही स्प्रिंग कंप्रेस्ड स्टेट में होनी चाहिए। अब कौन कितना कंप्रेस्ड है उसको भी उसने क्लियर किया, उसने कहा कि कंप्रेसिंग द स्प्रिंग आइडेंटिकली, क्या मतलब हो गया, लेफ्ट वाली स्प्रिंग भी L/2 कंप्रेस हुई, राइट वाली स्प्रिंग भी L/2 कंप्रेस हुई, है ना। तो T इज इक्वल टू 0 मोमेंट पर, T इज इक्वल टू 0, ये जो मोमेंट है T इज इक्वल टू 0 मोमेंट पर, ये वाली जो स्प्रिंग है ना, इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी है L/2, और ये वाली जो स्प्रिंग है इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ भी कितनी है L/2, समझ गए। हेंस T इज इक्वल टू 0 मोमेंट पर ये कंप्रेस्ड स्प्रिंग क्या इस ब्लॉक को एक फोर्स लगा रही होगी ऐसे, ऐसे, जिसकी वैल्यू कितनी होगी k इंटू L/2, है ना, जिसकी वैल्यू होगी k इंटू L/2, और ये वाली स्प्रिंग भी ब्लॉक पर फोर्स लगा रही होगी ऐसे, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 2k इंटू L/2, तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली ये वाली स्प्रिंग पर फोर्स और वाली स्प्रिंग पर फोर्स, ये वाले ब्लॉक पर फोर्स और ये वाले ब्लॉक पर फोर्स आइडेंटिकल नहीं है ना, आइडेंटिकल नहीं है। अच्छा जी, एक और बात को समझते हैं, ये जो पोजीशन है ये L/2 कंप्रेस्ड है, Hence, इस स्प्रिंग ब्लॉक की जो मीन पोजीशन होगी, क्या वो यहां से L/2 आगे आएगी, सोचना जरा ध्यान से सोचो और समझने की कोशिश करो। जो रिलैक्स्ड पोजीशन होगी किसकी 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 रिलैक्स पोजीशन, इस स्प्रिंग की जो रिलैक्स पोजीशन होगी, क्या वो यहां से L/2 आगे आएगी, दैट मींस यहां कहीं, और सिमिलरली उसकी भी यहां से L/2 आएगी, दैट मींस यहां। तो अगर मैं ठीक बीचों बीच एक लाइन खींच दूं ऐसे, ठीक बीचों बीच एक डॉटेड लाइन खींच दूं ऐसे, ध्यान से देखना, तो ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन इस लेफ्ट स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की मीन पोजीशन भी यही है, और राइट जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है इसकी भी मीन पोजीशन यही है, दोनों की जो मीन पोजीशन है वो ये है। ध्यान से देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेफ्ट स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की मीन पोजीशन भी वो है, और अभी राइट ना वो अपनी मीन पोजीशन से L/2 कंप्रेस्ड है, और राइट स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की मीन पोजीशन भी यही है, और अभी राइट ना वो L/2 कंप्रेस्ड है, ठीक है, राइट नाउ L/2 कंप्रेस्ड है। अब ऐसी स्थिति में क्वेश्चन कहता है कि भैया T इज इक्वल टू 0 पर छोड़ दिया इसको, तो ये इधर से धड़धड़ाता हुआ भागेगा, वो उधर से धड़धड़ाता हुआ भागेगा, स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है, फोर्स वगैरह भी अलग अलग है अभी हाल फिलहाल तो, है ना। तो क्या होगा, ये दोनों ब्लॉक टकराएंगे, है ना, किसी मोमेंट ऑफ टाइम पर, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ये जो दोनों ब्लॉक हैं ये दोनों ब्लॉक टकराएंगे, और फिर क्वेश्चन ने कहा कि जब ये दोनों ब्लॉक टकराएंगे तो दे विल कोलाइड हेड ऑन, इनका जो कोलिजन होगा वो हेड ऑन होगा, दैट मींस ये स्टिक कर जाएंगे एक दूसरे से। तो जहां भी ये टकराएंगे, एक बात तो पक्की है कि टकराने के बाद ये 2m और m मिलकर 3m मास का एक ब्लॉक बनेगा, और इधर के और उधर 2 के स्प्रिंग्स उसके साथ अटैच्ड होंगी। तो टकरा जाने के बाद ये सिस्टम कुछ इस तरह से इमेजिन किया जा सकता है कि 3m मास का एक ब्लॉक हो गया, और उस ब्लॉक से इधर और उधर दो स्प्रिंग्स कनेक्टेड हैं, जैसे कि पैरेलल में स्प्रिंग्स कनेक्टेड होती हैं, लाइकवाइज 2k एंड k। ये फाइनली इस तरह का सिस्टम बनने वाला है, और ये अपनी जगह ऑसिलेट करेगा, ठीक। फाइंड दी फाइंड दी मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक इन 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 ऑसिलेशंस। अब आपको ये बताना है कि ये जो ऑसिलेशन होगा, इस ऑसिलेशन में मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक क्या होगी, व्हाट वुड बी दी मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक इस ऑसिलेशन में,
जो कंबाइंड सिस्टम का ऑसिलेशन होगा, इस कंबाइंड सिस्टम के ऑसिलेशन में मैक्सिमम स्पीड ऑफ ब्लॉक क्या होगी ये बताना है। ठीक है, करेक्ट है। दैट मीन्स कोलिजन के बाद, कोलिजन के बाद, अच्छा ये सिस्टम की अगर हम बात करें तो इस सिस्टम की मीन पोजीशन कौन सी होगी, जब ये भी रिलैक्स्ड है ये भी रिलैक्स्ड है, दैट मीन्स ये भी एल है ये भी एल है, दैट मीन्स यही होगी मीन पोजीशन, यही होगी मीन पोजीशन। तो कोलिजन के बाद जब इसी पोजीशन को क्रॉस करेगा वो, है ना, कोलिजन के बाद जब वो इसी पोजीशन को क्रॉस करेगा तो आपने बता देना है कि जब वो इसी पोजीशन को क्रॉस करेगा तो आपने बता देना है कि उसकी स्पीड क्या होगी, इस पोजीशन को क्रॉस करते समय उसकी स्पीड क्या होगी। ठीक, जैसे ही हम छोड़ेंगे तो ये जो सिस्टम है, ये वाला जो सिस्टम है इसका अपना टाइम पीरियड है ना, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट m/k, और ये वाला जो सिस्टम है इसका अपना टाइम पीरियड है ना। ये वाला जो सिस्टम है, ये वाला जो सिस्टम है, इसकी जो मीन पोजीशन है, ये इस मीन पोजीशन से इसकी जो एक्स पोजीशन है, अगर मैं लेफ्ट वाले को 1 बोल दूं मान लेते हैं, और राइट वाले को 2 बोल दूं, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हेंस x1 क्या है, x1 अपनी मीन पोजीशन से, अपनी मीन पोजीशन से इसकी पोजीशन है, किसकी 2m वाले ब्लॉक की पोजीशन है, किसी टी टाइम पर, किसी टी टाइम पर, किसी टी टाइम पर इसकी पोजीशन है। ठीक है, या चलो मैं तुम्हें फेजर, फेजर से करें तो चलो फेजर से भी मजा आ जाएगा, फेजर से करते हैं, दोनों के ओमेगा देखते हैं, दोनों के ओमेगा क्या है। तो लेफ्ट वाले का जो ओमेगा है, अगर हम उसको ओमेगा 1 बोले, √k/m होता है ना ओमेगा, सही बात है। तो √k/m का मतलब हो गया √k/2m, ये तो हो गया इसका ओमेगा। और उसका ओमेगा देखें अगर ओमेगा 2, तो उसका जो ओमेगा है वो है कितना, √2k/m, 2k/m, सही है, करेक्ट है, √2k/m। हेंस ओमेगा 2 ओमेगा 1 के कितने टाइम्स है, ओमेगा 2 ओमेगा 1 के 2 टाइम्स है। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं अगर, तो 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 4 अंदर आएगा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ओमेगा 2 इज 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा 1, है ना। दैट मीन्स ये ऑसिलेशन अगर किसी ओमेगा से हो रहे हैं तो ये ऑसिलेशन 2 ओमेगा से हो रहे हैं। बोलो, ये ऑसिलेशन अगर ओमेगा से हो रहे हैं तो वो ऑसिलेशन किससे हो रहे हैं, 2 ओमेगा से हो रहे हैं। ठीक, और t इज इक्वल टू 0 पर ये अपनी मीन पोजीशन से L/2, ये अपनी मीन पोजीशन से कितना पीछे है, ये अपनी मीन पोजीशन से कितना L/2 पीछे है, जो इस समय इसके एक्सट्रीम पर, दैट मीन्स ये लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर है, और ये भाई साहब कहाँ है, ये भाई साहब राइट एक्सट्रीम पोजीशन पर है। ऐसे ही है, ये भाई साहब राइट एक्सट्रीम पोजीशन पर है, वो भाई साहब लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर है। अगर इनको फेजर्स की मदद से देखा जाए, इस तरीके से फेजर्स की मदद से देखा जाए, जैसे सर्कुलर मोशन हो, है ना, ऐसा सर्कुलर मोशन हो, ठीक है, तो ये वाला जो पार्टिकल 2 है ये कहाँ है, ये अपने राइट एक्सट्रीम पोजीशन पर है। तो पार्टिकल 2 को अगर हम यहाँ विजुलाइज करें कि यहाँ पर है पार्टिकल 2, सो दिस इज पार्टिकल 2 राइट एक्सट्रीम पोजीशन पर, और पार्टिकल 1 कहाँ है, पार्टिकल 1 लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर है। लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन मतलब ये हो गई, यहाँ है पार्टिकल 1, ठीक है, और दोनों के ओमेगा सेम नहीं है, दोनों के ओमेगा सेम नहीं है। ओमेगा 2 जो है पार्टिकल 2 का जो ओमेगा है ना, अब इमेजिन करना कि ये दोनों पार्टिकल सर्कल पर घूम रहे हैं, ये वाला पार्टिकल जिस ओमेगा से घूम रहा है और ये वाला पार्टिकल जिस ओमेगा से घूम रहा है, ओमेगा 1 ये अगर ओमेगा है तो ये 2 ओमेगा है ना। और अगर हम ये पता करना चाहते हैं कि आफ्टर हाउ मच टाइम बोथ ऑफ देम विल मीट, तो अगर टी टाइम बाद अगर ये मिल जाते हैं आपस में, टी टाइम बाद अगर ये मिल जाते हैं, है ना भाई, टी टाइम बाद अगर ये दोनों भाई आपस में टी टाइम बाद मिल जाते हैं, तो टी टाइम में ये पार्टिकल जो एंगल चलेगा दैट वुड बी 2 ओमेगा टी, और फर्स्ट वाला पार्टिकल जो एंगल चलेगा दैट वुड बी लाइक ओमेगा टी, है ना भाई। और दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर हो जाना चाहिए, पाई के बराबर। यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं, तो देखो टी टाइम में पार्टिकल 2 जो चला दैट इज 2 ओमेगा टी, है ना, और पार्टिकल 1 जो चला दैट इज ओमेगा टी। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर आना चाहिए, पाई के बराबर आना चाहिए। दैट मीन्स टाइम जो लगने वाला है टी, उसकी जो वैल्यू है वो है पाई/ओमेगा, पाई/ओमेगा टाइम बाद, है ना, टाइम जो है, जो टाइम की जो वैल्यू लगने वाली है वो है कितना, पाई/ओमेगा। ओमेगा को मैं 2 पाई बाय टी रख दूं, तो दिस वुड बी इक्वल टू, हम निकाल सकते हैं टाइम पीरियड टी के टर्म्स में, है ना। इतने टाइम बाद दोनों लोग या दोनों भाई इतने समय बाद टकराने वाले हैं या मिलने वाले हैं, ठीक, इतने समय बाद ये लोग मिलने वाले हैं। दैट मीन्स ओमेगा टी का वैल्यू जब पाई होगा, ओमेगा टी का वैल्यू जब पाई होगा, दैट मीन्स पाई फेज चलेगा वो,
तब ये आपस में टकराएंगे, तब ये आपस में मिलेंगे, पाई फेस चलेगा तब ये आपस में मिलने वाले हैं फॉर दी फर्स्ट टाइम। ठीक है जी। और फिर उस समय दोनों की जो वेलोसिटीज होंगी उसको निकालकर हमको मैक्सिमम स्पीड या मैक्सिमम वेलोसिटी सिस्टम का निकालना होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या है इसका भाई? राइट आंसर है इसका बी, दैट मीन्स L/4 अंडर रूट ऑफ K/m, L/4 अंडर रूट ऑफ K/m। चलो जी, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं हम थोड़े से एडवांस के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो देखें, एडवांस के क्वेश्चन उतने मुश्किल नहीं है, इजी है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो पहला क्वेश्चन देखें जरा, एडवांस का क्या चाहता है हमसे। 0.1 kg मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ वायर ऑफ नेग्लिजिबल मास। ठीक है जी, तो एक वायर है ऐसा, और उस वायर से कोई बॉडी को सस्पेंड कर रखा है ऐसा। ठीक है, a 0.1 kg mass is suspended from a wire of negligible mass. The length of the wire is 1 meter and cross-sectional area is this. If the mass is pulled a little in the vertically downward direction and released, it performs SHM. Okay भाई, तो सिचुएशन ये है कि इस प्रकार से हमने किसी ब्लॉक को सस्पेंड किया हुआ है ऐसे, और अब इसको हल्का सा खींच देते हैं नीचे, स्लाइटली, है ना। तो इसको हल्का सा स्लाइटली नीचे खींच देते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो जो वायर है उस वायर में एक स्ट्रेन जनरेट होगा, है ना। उस वायर में वायर एक्स खिंच जाएगा, वायर में एक स्ट्रेन जनरेट होगा। तो अभी इक्विलिब्रियम के समय तो जो टेंशन है, अगर उसको टी नॉट बोलें, तो क्या टी नॉट एम जी को बैलेंस कर रही होगी इक्विलिब्रियम के समय। पर जब तुम इसको एक्स नीचे खींच दोगे तो टेंशन टी नॉट से बढ़ जाएगी, है ना, और एक रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा। जो जो नई टेंशन होगी, जो नई टेंशन होगी, टेंशन टी नॉट से बढ़ जाएगी, जो नई टेंशन होगी, है ना, दैट माइनस एम जी विल गिव यू द रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक, ठीक है जी, ऐसा है। तो 0.1 kg मास is suspended from a wire. This is m की वैल्यू 0.1 kg, 0.1 kg is suspended from a wire of negligible mass. The length of the wire is 1 meter. Cross sectional area is this. If the mass is pulled down a little bit in vertically downward direction release, it performs SHM of angular frequency this. ठीक है जी, it performs SHM of angular frequency. That means आपको ओमेगा दिया हुआ है SHM का। ठीक, अब देखना जरा ध्यान से, यंग मॉडुलस y के फंडे लग रहे हैं इसमें। तो यंग मॉडुलस y विल बी इक्वल टू टेंशन T बाय A डिवाइडेड बाय x बाय L। ठीक, ठीक है जी। हेंस यहाँ से हम टेंशन T को देखें, एडिशनल टेंशन को देखें, इनफैक्ट एडिशनल टेंशन को देखें, तो एडिशनल टेंशन की वैल्यू आ जाएगी y इंटू ए डिवाइडेड बाय एल एक्स, y इंटू ए डिवाइडेड बाय एल इंटू एक्स। इसको के एक्स से कंपेयर करें तो के इफेक्टिव वाई ए बाय एल है। ये तो रीस्टोरिंग फोर्स है, जो कि टेंशन है, जो कि रीस्टोरिंग फोर्स है। तो क्या ये के इफेक्टिव जैसा बन गया? बोलो, क्या ये पूरी चीज, क्या ये पूरी चीज के इफेक्टिव जैसी बन गई, है ना। हेंस जो टाइम पीरियड आएगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाय k, विच इज वाई ए बाय एल, विच इज वाई ए बाय एल। क्या हमें यहाँ से टाइम पीरियड मिल जाएगा? अब क्वेश्चन हमसे यंग मॉडुलस पूछा है, हेंस यंग मॉडुलस की वैल्यू इधर उधर टर्म्स को खिसकाने से मिलेगी मुझे। तो यंग मॉडुलस y इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू एम इंटू एल डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड को 2 पाई बाय ओमेगा लिख लूँ अगर मैं, तो 2 पाई बाय ओमेगा और का स्क्वायर, है ना, का स्क्वायर, तो 2 पाई बाय ओमेगा का स्क्वायर इंटू। अब देखो तुम्हें सब कुछ दिया हुआ है क्या, नीचे में 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा, वो 4 पाई स्क्वायर कट जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर एम एल, तो दिस इज ओमेगा स्क्वायर इंटू एम इंटू एल डिवाइडेड बाय ए। ओमेगा का वैल्यू कहाँ है? ओमेगा का वैल्यू 140 रेडियन पर सेकेंड, तो ओमेगा का स्क्वायर का मतलब हो गया 140 का स्क्वायर इंटू एम मास 0.1 kg इंटू ओमेगा स्क्वायर एम एल लेंथ ऑफ द वायर इज 1 मीटर डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दिया हुआ है 4.9 इंटू 10 टू द पावर 4.9 इंटू 10 टू द पावर -7। ठीक है, समझ में आ जाती बात, ऐसा है। ठीक है भाई, इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हमें यंग मॉडुलस का एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो वो कहता है कि n इंटू 10 टू द पावर 9, तो n का वैल्यू बता दीजिए। n का वैल्यू है 4, दिख रहा है ना, मैं 14 है, 7 इंटू 2 दो बार आ जाएगा, तो 2 2 जा 4 का एक्सप्रेशन बनेगा। तो वैल्यू ऑफ n इज 4, तो राइट आंसर आ जाएगा 4।
मुश्किल नहीं है जरा भी, आसान है काफी। मैंने आपसे कहा कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन एसएचएम पर नहीं पूछे जाते हैं, पूछे जाने चाहिए पर नहीं पूछे जाते हैं, है ना। जो क्वेश्चन एक्चुअली पूछे जा रहे हैं वो काफी आसान है और इजी है। ठीक, चलो जी अगला क्वेश्चन देखो आप। अगेन 2018 एडवांस, कोशिश करो जरा। 2018 का प्रश्न है, पढ़ो अपने आप और सॉल्व करो। हो सकता है पहले भी सॉल्व किया हो, और एक बार फिर से सॉल्व करके बताओ जल्दी से। पॉज कर लीजिए। चलिए जी, जिनको क्वेश्चन मैं समझाना चाहता हूं या जो समझना चाहते हैं वो देखें। अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इज रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस फ्लोर। स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है, इसका के 2, एंड द मास ऑफ द ब्लॉक इज 2 kg। उस ब्लॉक का मास 2 kg है। ठीक है जी, समझ में आ रही है। इग्नोर द मास ऑफ द स्प्रिंग, इनिशियल द स्प्रिंग इज एन अनस्ट्रेच्ड कंडीशन, अनदर ब्लॉक ऑफ मास 1 kg मूविंग विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 1 kg ब्लॉक मूविंग विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स इलास्टिकली विद द फर्स्ट ब्लॉक। इलास्टिक कोलिजन होता है, तो इन महाराज का इन महाराज से इलास्टिक कोलिजन होता है। ठीक है जी, with the first block the collision is such that 2 kg block does not hit the wall। तो ऐसा नहीं होगा कि ये जाके दीवार से टकरा जाएगा, ऐसा नहीं है। दैट मींस ये ठीक ठाक लेंथ होगी। द डिस्टेंस इन मीटर बिटवीन द टू ब्लॉक्स व्हेन द स्प्रिंग रिटर्न टू इट्स अनस्ट्रेच्ड पोजीशन फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर कोलिजन। क्या हुआ, वो ये कह रहा है कि जब ये स्प्रिंग वापस अपनी नेचुरल लेंथ पर आ जाती है फर्स्ट टाइम आफ्टर कोलिजन, कोलिजन होने के पहली बार, उस समय दोनों ब्लॉक्स के बीच में गैप बता दीजिए। उस समय जो दोनों ब्लॉक हैं हमारे ए और बी, उस समय ए और बी के बीच क्या गैप होगा ये बता दीजिए। करो कोशिश। डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, बस थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। चलिए जी पॉज कर लीजिए, कोशिश करिए। मान लेता हूं कि आपने कोशिश करी होगी। कैसे अप्रोच करेंगे, तो सबसे पहला काम क्या करना होगा हमें, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जब जब ए और बी का कोलिजन होगा, देखो ध्यान से, जब ए और बी का कोलिजन होगा तो कोलिजन के इमीडिएटली बाद ए के पास और बी के पास क्या क्या वेलोसिटीज होंगी, है ना। तो ए और बी का जब कोलिजन होगा तो कोलिजन के इमीडिएटली बाद ए और बी के पास क्या वेलोसिटी होगी, तो कोलिजन के इमीडिएटली बाद ए के पास जो वेलोसिटी होगी वी ए इज इक्वल टू, उसको मैं लिख रहा हूं। और कोलिजन चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है वो बता सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप वो फॉर्मूला जानते भी होंगे। इन केस अगर नहीं जानते हैं तो फटाफट से नोट कर लें अपनी कॉपी में। ये अगर m1 मास का पार्टिकल है और u1 स्पीड से जा रहा है, और ये अगर m2 मास का पार्टिकल है और ये अगर u2 स्पीड से जा रहा है, ऑब्वियसली u1 की वैल्यू u2 से ज्यादा है, इन दोनों के बीच कोलिजन हो जाता है। रेस्टिट्यूशन E है, इनका कोलिजन हो जाता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है। और कोलिजन हो जाने के बाद m1 वाला जो पार्टिकल है, m1 वाला जो पार्टिकल है वो v1 स्पीड से, और m2 वाला जो पार्टिकल है वो v2 स्पीड से आगे की तरफ जाने लगता है। हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम इसमें दो फंडे यूज करते हैं, एक तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और दूसरा रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन, और फिर दोनों को कंबाइंडली लिख के v1 v2 की वैल्यूज निकालते हैं। तो मैंने वो काम पहले ही कर रखा है, तो v1 और v2 की वैल्यूज सीधे सीधे आप याद कर लें। फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है। v1 इज इक्वल टू, अच्छा मोमेंटम तो कंजर्व्ड है ना सिस्टम का, तो टोटल मोमेंटम सिस्टम का दैट मीन्स m1 u1 प्लस m2 u2 को अगर हम p बोलें तो p जो कि सिस्टम का टोटल मोमेंटम है m1 u1 प्लस m2 u2, तो v1 इज इक्वल टू p माइनस ऑफ e m2 u1 माइनस u2 अपॉन m1 प्लस m2। इसको ऐसे कैसे अपनी कॉपी में नोट करो और इस्तेमाल भी किया करो, इससे बहुत आसान हो जाता है। और ऐसे ही दूसरी जो वेलोसिटी है v2, दूसरी जो वेलोसिटी है v2, है ना, तो v1 इज इक्वल टू p माइनस ऑफ e m2 इंटू u1 माइनस u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये तो है v1। और v2 जो है, v2 इज इक्वल टू p प्लस ऑफ e m1 इंटू u1 माइनस u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। भाई साहब ये दो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो पूरा कोलिजन चैप्टर बहुत आसान हो जाता है अगर हम इसको अच्छे से देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो। ठीक, इसका मैं यूज करने वाला हूं, तो मैं सीधे सीधे ही लिख सकता हूं कि ए और बी के पास क्या वेलोसिटी होगी आफ्टर कोलिजन। तो ए के पास जो वेलोसिटी होगी इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन वी ए मतलब v1 इज इक्वल टू p
मोमेंटम कितना है 2 × 1 2, राइट वर्ड को पॉजिटिव माना जा रहा है, तो P माइनस ऑफ ई m2, माइनस ऑफ ई कितना है 1 और m2 कितना है 2 kg, माइनस ऑफ ई m2 u1 माइनस u2, u1 माइनस u2 कितना हो जाएगा 2, 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय कितना m1 प्लस m2, 1 प्लस 2 3। Hence, a के पास जो वेलोसिटी आने वाली है देखना जरा ध्यान से, 2 उधर से आ जाएगा -4, तो 2 - 4 इज -2, -2/3। हेंस ए जो बॉडी है, ए जो बॉडी है कोलिजन के बाद लेफ्ट दिशा में चलने लगी विद अ वेलोसिटी ऑफ 2/3 मीटर पर सेकंड। आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग, है ना। और बी जो ब्लॉक है उसके पास जो वेलोसिटी होगी इस फॉर्मूले से लिखेंगे, p प्लस ई m1, p is 2 प्लस e is 1, m1 is also 1 into u1 minus u2 which is 2 minus 0 divided by 3। तो देखो कितनी आ गया 2 + 2 4, 4/3, तो ये आ गया प्लस का 4/3, प्लस का 4/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक, हेंस 2 kg ब्लॉक या 2 kg बॉडी प्लस 4/3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाएगी और स्प्रिंग को कंप्रेस करेगी, और ए बॉडी जो है वो 2/3 की स्पीड से इधर जाती ही जाएगी। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है कि डिस्टेंस बिटवीन द ब्लॉक्स व्हेन द स्प्रिंग रिटर्न टू इट्स अनस्ट्रेच्ड पोजीशन। क्या तुम समझ रहे हो कि ये अब तुम इमेजिन करो कि ए और बी की हुई कोलिजन, ए तो वापस रिकॉइल कर गया 2/3 से, बी का सोचो, बी को वेलोसिटी मिली 4/3, क्या उस 4/3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से बी इस स्प्रिंग को कंप्रेस करेगी, फिर एक एक्सट्रीम पोजीशन की सिचुएशन आएगी और फिर वापस मीन पोजीशन पर पहुंचेगी। तो क्या ये मीन पोजीशन है? कोलिजन के इमीडिएटली बाद बी को मीन पोजीशन पर एक राइटवर्ड वेलोसिटी मिल जाती है 2/3 मीटर पर सेकंड की। तो क्या बी वापस इसी मीन पोजीशन पर ये एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, तो क्या बी जो है क्या वो इस मीन से एक्सट्रीम और फिर एक्सट्रीम से वापस मीन पर जब यहां आएगी ऐसे, तो क्या वापस इसी पोजीशन पर आ चुकी होगी, और इसके पास वेलोसिटी कितनी होगी, इसके पास वेलोसिटी होगी लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में 4/3, है ना। सही बात है, वो वेलोसिटी जो अभी राइटवर्ड डायरेक्शन में है, क्या वही वेलोसिटी लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में आ चुकी होगी बी के पास। समय कितना लगा होगा, तो क्या बी मीन पोजीशन से वापस मीन पोजीशन आ गया है ना। कितना समय लगा होगा t/2, पाई फेज चल रहा है, समय कितना लगा होगा t/2, और टी क्या है, टी है टाइम पीरियड किसका, t = 2π√, इसका m/k, m is 2 and k is also 2, तो बहुत ही बढ़िया हुआ। तो t का वैल्यू है 2π सेकेंड्स, टी का वैल्यू कितना है 2π सेकेंड्स। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से समझना, इमेजिन करो ये ए है ये बी है, ये ए है ये बी है, टकराने के बाद ए तो वापस जाने लगा, बी ऐसे जाकर वापस इसी जगह पर जब आ गया, तब ए और बी के बीच का गैप चाहिए। तो क्या कोलिजन मोमेंट के बाद ए तो हमेशा ही राइटवर्ड डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, बी को इस पोजीशन पर वापस आने में जो समय लगेगा t/2, बाकी बी तो अपनी पोजीशन को रिटेन ही कर गया, तो बेसिकली t/2 टाइम में ए जो डिस्टेंस चलेगा, क्या वही ए और बी के बीच सेपरेशन होगा, है ना। ए की स्पीड आ गई थी 2/3, और t/2 यहां से हम t/2 निकाले हैं, t/2 टाइम निकाले हैं, t/2, तो t/2 टाइम है पाई सेकेंड्स, है ना। तो पाई सेकेंड्स में कितनी स्पीड से, पाई सेकेंड्स में, हाँ ए की बात हो रही है ना, तो ए तो 2/3 से ही चल रहा है, तो पाई सेकेंड्स में 2/3 की स्पीड से ए कितना चल लेगा, है ना। हेंस जो दोनों के बीच डिस्टेंस होगा दैट वुड बी इक्वल टू पाई सेकेंड्स में बी 4 ए 2/3 की स्पीड से कितना चलेगा, तो 2/3 इंटू पाई, है ना, विच इज 2π/3, विच इज 2π/3, 2/3 इंटू पाई विच इज 2π/3। क्या बात समझ में आ रही है, ऐसा है। ठीक, आंसर क्या दिया है इसका, आंसर दिया है 2.09। ठीक है, तो 3.14 है, 3 से काटेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 2.09 ही आएगा।
2.09 के आसपास ही आता हुआ दिखाई देगा। अच्छा क्वेश्चन है, अगेन डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, एकदम आसान है, थोड़ा भी तसल्ली से देखा जाएगा तो बड़े ही प्यार से हम इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि कोई कष्ट या परेशानी नहीं हो रही होगी, सारी बातें हमें अच्छे से समझ में आ रही हैं, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल इजी है, खासकर एडवांस के क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। शुरू में जो मैंने क्वेश्चन लिए थे वो तो फिर भी थोड़े डिफिकल्ट थे, पर एडवांस के जो क्वेश्चन है भाई साहब वो इजी है, वो बिल्कुल मुश्किल नहीं है ना। ठीक है जी, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। हमने तो सुना है कि प्यासे को चलना पड़ता है समंदर की तरफ, पर प्यासे को समुंदर भी तलाश कर रहा है। प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, है ना। तो जूझते रहो, लगे रहो, सॉल्व हो ना हो इससे कोई मतलब नहीं। क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा दिमाग कट की मशीनरी चलती रहे, तुम्हारा दिमाग टक 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 उसमें चलता रहे। उसी से तो इम्प्रूवमेंट होता है बेटा, उसी से तो दिमाग में त्वरा आती है ना, एनर्जी आती है, शाइन आती है, शार्पनेस आती है ना। जैसे हम किसी तलवार को या चाकू को रगड़ें बार बार, एक बार रगड़ने से थोड़ी होगा, एक बार, दो बार, तीन बार, तभी तो उसमें जो धार है वो आती है। ऐसे ही पढ़ाई के साथ है, बल्कि पढ़ाई के साथ तो और ज्यादा है, और ज्यादा है। तो ये ना सोचना कि अरे सर हमसे तो हुआ नहीं तो पढ़ने का फायदा क्या है ना। ये तो धार दी जा रही है, इस तरफ से फिर उस तरफ से फिर इस तरफ से फिर उस तरफ से, ये तो धार दिए जाने का काम हो रहा है। चलो जी अगला क्वेश्चन देखिए, अगेन इंटरेस्टिंग, 2022 का इंटरेस्टिंग प्रश्न। 2022 का इंटरेस्टिंग प्रश्न क्या चाहता है, ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन अ बॉब ऑफ मास 0.1 kg इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग विद नेचुरल लेंथ 0.1 मीटर। ठीक है, ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है और उस हॉरिजॉन्टल प्लेन पर इस तरह की चीजें चल रही हैं, है ना भाई। तो मान लेते हैं कि ऐसा कुछ हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अरे हाँ, ठीक है भाई, तो ऐसा ऐसा कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन है एज पर द क्वेश्चन, और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पर क्या हो रहा है, a bob of mass 0.1 kg is attached to a spring with natural and this, ठीक है, initially the bob is released and the hooks will remain valid if this, ठीक है। तो कुछ ऐसा हो रहा होगा कि यहाँ होगी कोई दीवार, है ना, और एक स्प्रिंग है जिसका एक एंड तो इससे बंधा हुआ है और दूसरा एंड यहाँ पर कहीं है। ठीक, अच्छा जी। तो अब स्प्रिंग कांस्टेंट की कहानी है यार इस क्वेश्चन में। स्प्रिंग कांस्टेंट कहता है कि नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग की एल नॉट, तो स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो ये है कि अगर लेंथ एल नॉट से छोटी हुई, दैट मीन स्प्रिंग अगर हुई कंप्रेस, है ना, अगर स्प्रिंग कंप्रेस हुई तो जो के का वैल्यू है वो K1 कहलाएगा। हम्म, और अगर स्प्रिंग एल नॉट से बड़ी हुई तो जो के है वो K2 कहलाएगा। ऐसा क्वेश्चन है कहा। अच्छा जी, फिर क्या कहता है, फिर कहता है कि दी बॉब इज रिलीज फ्रॉम एल इज इक्वल टू 0.15। ठीक है, इनिशियली दी बॉब इज रिलीज फ्रॉम एल इज इक्वल टू 0.15। 0.15 का मतलब हो गया कि लेंथ ऑफ द स्प्रिंग तो है 0.1 मीटर, और आपने इनिशियली 0.15 मीटर से रिलीज किया, दैट मीन्स मीन पोजीशन से 0.05 मीटर स्ट्रेच करके आपने इसको रिलीज कर दिया है। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये तो मीन पोजीशन है, इस मीन पोजीशन से थोड़ा सा आगे, कितना आगे, 0.05 आगे, है ना, 0.05 आगे बॉब को रिलीज कर दिया गया। दैट मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ कहीं, है ना, यहाँ कहीं 0.05 मीटर आगे रिलीज कर दिया ऐसा।
है ना। अच्छा अच्छा, तो जब तो क्या क्या लेंथ एल ग्रेटर देन एल नॉट हो जाएगा, तो क्या के का वैल्यू के टू काम करेगा यहाँ, है ना। और जब ये कंप्रेस होगी तो के का वैल्यू के वन काम करेगा। अब क्या कहता है, इफ द टाइम पीरियड ऑफ द फुल ऑसिलेशन इज दिस, तो टाइम पीरियड निकालना है बेसिकली हमें। मेरी बात ध्यान से समझना, इस मीन पोजीशन के उस तरफ, इस मीन पोजीशन के उस तरफ क्या एल ग्रेटर देन एल नॉट का खेम है, और एल ग्रेटर देन एल नॉट में के का वैल्यू कितना है, के टू। तो क्या इस तरफ के का वैल्यू के टू है और इस तरफ के का वैल्यू के वन है। सोचो सोचो, मीन पोजीशन के राइट वर्ड साइड में के का वैल्यू है के टू और लेफ्ट वर्ड साइड में के का वैल्यू है के वन। अब उसने पूछा एक कंप्लीट ऑसिलेशन का टाइम पीरियड बताओ, ठीक है। ये अगर मीन पोजीशन है तो इस मीन पोजीशन से इधर का एक्सट्रीम और फिर वापस इस मीन को आने में जो समय लगेगा वो होगा उस टाइम पीरियड का हाफ, टी बाई टू। तो मान लेते हैं कि के टू और ये जो स्प्रिंग है ना, के टू और स्प्रिंग अगर अकेले होते तो जो टाइम पीरियड पैदा करते अगर वो टी टू है, तो अभी टाइम कितना लग रहा है, टी टू बाई टू। और सेम लॉजिक से इधर भी टी वन बाई टू हम कह सकते हैं। ये बात है, करेक्ट है भाई, ठीक है जी। हेंस यहां से यहां तक आने में और यहां से यहां तक जाने में, इस पोजीशन से वापस घूम के यहीं आने में जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, टी टू बाई टू, टी टू बाई टू। टी टू बाई टू प्लस टी वन बाई टू शुड बी इक्वल टू द न्यू टाइम पीरियड, ठीक है, करेक्ट है। अच्छा जी, अब जरा टी वन टी टू की इंडिविजुअल वैल्यूज तो देखें क्या है। तो टी वन टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट ऑफ टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट ऑफ, क्या है ब्लॉक का मास एम डिवाइडेड बाय के टू। हम टी वन लिख रहे हैं ना, तो डिवाइडेड बाय के वन, और ऐसे ही टी टू जब लिखेंगे तो टू पाई अंडर रूट ऑफ एम डिवाइडेड बाय के टू, ठीक है भाई, ऐसा है। तो टी वन बाई टू प्लस टी टू बाई टू बराबर टी, तो दैट मीन्स पाई, और अंडर रूट एम को कॉमन ले लें, अगर पाई रूट एम को कॉमन ले लें, चलो, और टू को भी कॉमन ले लें, पाई रूट एम बाय टू, है ना, ये तो हमने कॉमन ले लिया, ठीक है जी। तो अब क्या बचा हमारे पास, टू से तो पहले ही टू काट दिया, पाई पाई रूट एम, और टू तो काट ही चुके ना, टू तो काट ही चुके हैं, तो पाई रूट एम ही आया बस कॉमन, पाई रूट एम। और क्या क्या बचा है, अंडर वन बाय रूट के वन प्लस वन बाय रूट के टू, ठीक। के वन के टू की वैल्यू उसमें डाल दो और फटाफट से आंसर निकाल दो, एकदम बढ़िया, एकदम सही आंसर आ जाएगा, कितना, सिक्स। आंसर आ जाएगा सिक्स, एन इज इक्वल टू सिक्स, ठीक है जी। एन की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 6, सॉल्व करने पर, डेटा एडजस्ट करने पर उसकी वैल्यू आ जाएगी 6। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो और कोशिश करो करने की। ओके भाई, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि पढ़ तो लिया होगा आपने अब तक प्रश्न, है ना। 2023 का गर्मा गर्म ताजी ताजी औलादी प्रश्न है बहुत आसान। तो कहता है क्या है, 2 point like objects of mass 20 ग्राम एंड 30 ग्राम आर फिक्स्ड एट द एंड्स ऑफ रिजिड मासलेस रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो ये रॉड है, रिजिड मासलेस रॉड है ना, मासलेस रॉड है 10 सेंटीमीटर लंबाई की, और 30 ग्राम और 20 ग्राम के दो लोगों को, तो मास केवल पार्टिकल्स के पास है, फिक्स कर दिया गया। सिस्टम इज सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम अ रिजिड सीलिंग यूजिंग अ थिन वायर अटैच टू इट्स सेंटर ऑफ मास। तो ये वायर कहाँ जुड़ा हुआ है, वायर इनका जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास होगा वहां पर जुड़ा हुआ है ना भाई। तो हमें ढूंढना होगा कि सेंटर ऑफ मास कहाँ है, दोनों एक के बीच का जो गैप है वो है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर है ना। तो इनका जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास है, वो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास अगर इस जगह पर है, सेंटर ऑफ मास अगर ये है ना भाई, ये मास m1 है, वो मास m2 है, तो सेंटर ऑफ मास से m1 की जो दूरी है जिसको हम r1 कहते हैं, है ना, उसको अगर हम लिखें तो दैट वुड बी इक्वल टू कितना, m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू r। तो दैट मीन्स 20 प्लस 30 इज लाइक 50 इंटू इंटू गैप जो कि 10 सेंटीमीटर का है, तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना भाई। तो दैट मीन्स 30 ग्राम वाला तो 4 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा, और 20 ग्राम वाला 6 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा, ठीक। ये तो समझ में आ गई बात। फिर क्या होता है, अब वो क्या करता है, द रिजल्टिंग टॉर्शनल पेंडुलम, अब इसको एक तरह की टॉर्शनल पेंडुलम बोल रहा है। कैसे, वो वायर आया ऊपर से ऐसे,
ऐसे है ना, यहाँ पर कहीं अटैच किया हुआ है। और अब इस सिस्टम को अगर हम ऐसे घुमा दें तो क्या होगा, ये जो वायर है इसमें एक ट्विस्ट आएगा, है ना, ट्विस्ट आएगा, वायर में एक ट्विस्ट आएगा जिसको टॉर्शन भी कहते हैं, ठीक, जिससे एक एंटी टॉर्क पैदा होता है। तो अगर फाई एंगल का ट्विस्ट आया है, फाई एंगल का ट्विस्ट आया और टॉर्शनल कांस्टेंट फाई एंगल का ट्विस्ट आया, तो जो रीस्टोरिंग टॉर्क बनता है वो होता है सी इंटू फाई। और ये सी इंटू फाई को मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इंटू अल्फा, टाउ बराबर आई अल्फा से आई इंटू अल्फा के बराबर करें, तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा की जो वैल्यू है वो हो जाएगी सी बाय आई इंटू फाई। और अब अगर हम इसको एस एच एम की अल्फा बराबर ओमेगा स्क्वायर फाई से कंपेयर करें, तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी रूट सी बाय आई, हेंस ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी रूट सी बाय आई। समझ में आनी चाहिए बात। और टाइम पीरियड टी जो कि 2 पाई बाय ओमेगा होता है, 2 पाई बाय ओमेगा होता है, हो जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाय सी। ठीक, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा है, मतलब टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा है, मतलब ओमेगा पूछा है, मतलब रूट सी बाय आई निकालना है। तो इस क्वेश्चन में हमें टाइम पीरियड तो निकालना ही नहीं है, हमें बस यहीं पर ही रुक जाना है। बोलो, हमें केवल एंगुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए, दैट मीन्स हमें अंडर रूट ऑफ सी बाय आई की वैल्यू चाहिए। उसमें से सी टॉर्शनल कांस्टेंट है, वो ये रहा, सी टॉर्शनल कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू ये रही। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस एक्सिस के अबाउट। तो क्या 30 ग्राम और 20 ग्राम के जो दो लोग हैं जो 4 और 6 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ही लिखना है बस क्वेश्चन में, फंडामेंटली क्वेश्चन में फंडामेंटली जो करना है वो आई ही लिखना है। सी की वैल्यू तो हमें पता है 1.2 इंटू 10⁻⁻⁸। और ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है इसको जरा लिखें, तो एम आर स्क्वायर से लिखा जाएगा, एम आर स्क्वायर, तो 30 इंटू 4 का स्क्वायर, 30 इंटू 4 का स्क्वायर एम आर स्क्वायर, प्लस 20 इंटू 6 का स्क्वायर, प्लस 20 इंटू 6 का स्क्वायर। और फिर यूनिट्स ठीक कर लें, तो ग्राम है इसको केजी में बदलेंगे तो 10⁻³ इंटू 10⁻³ आया, इंटू ये जो सेंटीमीटर है और उसका भी स्क्वायर हो गया है, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻⁴ और आएगा, इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है जी। तो 10⁻⁻⁷ तो वो हो गया, और इसको सिंप्लीफाई कर लो, सी पता है आई पता है, दोनों को उठा के सब्स्टिट्यूट कर दो, ओमेगा की वैल्यू निकाल लो, है ना। और फिर उसने कहा कि भैया ये ऐसे ऐसे एन के मल्टीपल में आती है, तो एन बता दीजिए। 10 इंटू 10⁻³ आएगी, तो सॉल्व करने पर 10 आता, आपको आंसर आता हुआ दिखाई देगा। बोलो, समझ में आ जाती बात, 10 आता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, और पीछे के भी एडवांस के क्वेश्चन जो भी हमने देखे वो बहुत ज़्यादा इजी हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है क्वेश्चंस, कम क्वेश्चंस हैं बहुत, क्योंकि वो फिर दूसरे टॉपिक्स के साथ एंगेज्ड है ना, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ हो गया, दूसरे एरियाज के साथ हो गया। तो प्योर एसएचएम के क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं वो बहुत ही थोड़े हैं। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल पर एसएचएम का क्वेश्चन बन जाएगा तो फिर उसको हम इलेक्ट्रोस्टैट्स में देख लेंगे, है ना। फ्लूइड्स पर बन जाएगा, उसको हम फ्लूइड्स में देखेंगे क्योंकि वहाँ फ्लूइड के फंडे लगेंगे, है ना। थर्मोडाइनमिक्स में लग जाएगा, उसको फिर थर्मोडाइनमिक्स में देखेंगे। तो एसएचएम एज अ टॉपिक इंडिपेंडेंटली अगर पढ़ना हो तो केवल मैकेनिक्स में ही छोटे मोटे एप्लीकेशन वाली चीजें रह जाती हैं, है ना, जिस वजह से अभी यहाँ पर हमें क्वेश्चंस कम दिखाई दे रहे हैं। अदरवाइज एसएचएम काफी इंपॉर्टेंट एरिया है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, मजेदार है, सॉल्व करने में भी काफी मजा आता है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखिए, 2016 का मजेदार प्रश्न, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन और लूंगा मैं, और फिर उसके बाद हम कुछ होमवर्क में क्वेश्चन देकर सेशन को खत्म करेंगे। क्रिस्प रखने का वादा हुआ था। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन को देखिए, टू इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर्स ऑफ इक्वल मास, टू इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ इक्वल मास, 2016 का क्वेश्चन है, आर ऑसिलेटिंग अबाउट द ओरिजिन विद एंगुलर फ्रीक्वेंसीज ऑफ ω1 एंड ω2 एंड हैव टोटल एनर्जीज ऑफ E1 एंड E2। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, एसएचएम हो रहे हैं दो अलग अलग एसएचएम की बात हो रही है, और उन दोनों एसएचएम में जो कॉमनैलिटी है वो केवल इतनी है कि मास सेम है, मास सेम है ना। दोनों ही अपनी अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर रहे हैं, दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसीज हैं अलग अलग, ω1 और ω2, है ना भाई, और एनर्जीज हैं E1 और E2। तो E और ओमेगा मुद्दे की बात हुई। वेरिएशन ऑफ देयर मोमेंटा एंड पोजीशन एक्स आर शोन, उनके अपने जो दोनों एसएचएम हैं, दैट मीन्स मान लेते हैं कि इस तरीके से अगर आप एसएचएम को देखते हो कि ये मीन पोजीशन ये एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है ना।
तो पार्टिकल ऐसे ऐसे एसएचएम कर रहा है, क्लियरली उसका मोमेंटम की वैल्यू और साइन दोनों बदल रहे हैं, है ना, वैल्यू और साइन दोनों बदल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पार्टिकल जब यहाँ होगा तो उसका राइटवर्ड डायरेक्शन मोमेंटम मैक्सिमम होगा, फिर जब यहाँ पहुंचेगा तो जीरो हो जाएगा, एंड सो ऑन, जो कि इस डायग्राम से हमें दिखाई दे रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो पोजीशन है इसको पकड़ो और समझने की कोशिश करो कि ये जो पोजीशन है जहाँ मोमेंटम जीरो है और एक्स कोऑर्डिनेट ए है, ये पोजीशन बेसिकली एक्सट्रीम पोजीशन है, जहां वेलोसिटी जीरो हो जाने की वजह से, वेलोसिटी जीरो हो जाने की वजह से मोमेंटम तो जीरो हो गया है। और ये पकड़ो कि इस एसएचएम का एम्पलीट्यूड यहां पर क्या चीज है, ए है। देखो क्या आप देख रहे हैं कि इस एसएचएम में एम्पलीट्यूड जो है एसएचएम का वो एक्चुअली ए है, देखो ध्यान से, ठीक है। दूसरी बात जो मैक्सिमम मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है वो बी है, मैक्सिमम मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है वो बी है, मैक्सिमम मोमेंटम। और मैक्सिमम मोमेंटम कब होगा, कब होगा, जब पार्टिकल मीन पोजीशन पर होगा, और जब पार्टिकल मीन पोजीशन पर होगा तो उसकी वेलोसिटी होगी ए ओमेगा। हेंस पार्टिकल जब मीन पोजीशन पर होगा तो उसका उसका जो मास है वो है m, और उसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी ए विच इज स्मॉल ए, कैपिटल ए बराबर स्मॉल ए की वजह से स्मॉल ए, इनटू ओमेगा विच इज ओमेगा 1, है ना, एंड दिस इज द मोमेंटम विच इज बी की मैक्सिमम वैल्यू। तो दूसरी जो कहानी है वो ये है कि बी का वैल्यू है एम ए ओमेगा 1। बोलो भाई, समझ में आना चाहिए, बी का वैल्यू है एम ए ओमेगा 1। ठीक, तीसरी बात, ओमेगा जो होता है, जो यहाँ ओमेगा 1 है, वैसे इन जनरल ओमेगा जो होता है ना, तो रूट के बाय एम होता है ना, टाइम पीरियड है टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट m बाय के, तो ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है रूट के बाय एम। तो रूट k1/m, क्योंकि मास तो दोनों जगह सेम है, मास तो दोनों जगह सेम है ना। हेंस अगर हम एनर्जी लिखना चाहें तो क्या अपन जानते हैं कि एसएचएम की एनर्जी को हाफ के ए स्क्वायर से लिखा जाता है, हाफ के ए स्क्वायर से लिखा जाता है। ए तो अपने पास पहले से ही है, के हम यहां से लिख सकते हैं, कितना, ओमेगा 1 का स्क्वायर इंटू एम। तो दिस इज इक्वल टू E1 इज इक्वल टू हाफ इंटू के का वैल्यू विच इज m इंटू ओमेगा 1 का स्क्वायर, के वन की वैल्यू रखी m इंटू ओमेगा 1 का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर। ये तो हुए इन सब लोगों के एक्सप्रेशन। ऐसे ही यहां आ जाते हैं, यहां भी देखते हैं। तो क्या यहां भी आप देख रहे हैं कि जो एम्पलीट्यूड है, जो एम्पलीट्यूड है वो है आर, देखो ध्यान से, एम्पलीट्यूड है आर, ये वाला स्पॉट यहां आइडेंटिफाई करो, एम्पलीट्यूड है आर। दूसरा, मोमेंटम की मैक्सिमम वैल्यू भी कैपिटल आर है, मोमेंटम की मैक्सिमम वैल्यू, मोमेंटम की मैक्सिमम वैल्यू भी कैपिटल आर है, विच इज इक्वल टू मास एम जो दोनों में सेम है, मास एम जो दोनों में सेम है ना, इनटू ए ओमेगा, ए आर है और ओमेगा ओमेगा 2 है। समझ गए? तो एम ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है यहां से। ठीक, अच्छा, ओमेगा 2 शुड ऑल्सो भी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k2/m, जैसे यहाँ था अंडर रूट ऑफ k1/m, ऐसे ही वहां भी अंडर रूट ऑफ k2/m है। जब हम एनर्जी लिखेंगे E2 लिखेंगे, E2 तो E2 का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, E2 का एक्सप्रेशन सिमिलर भाषा में जो ओमेगा 1 लिखा है वह ओमेगा 2 आ जाएगा, है ना। और A क्या है, R है, तो हाफ हाफ के, हाफ इंटू के है m ओमेगा 2 का स्क्वायर जो k2 है, m ओमेगा 2 का स्क्वायर जो कि k2 है, हाफ के ए स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर। ये हो गई सारी राम कहानी दोनों तरफ की। क्वेश्चन में बेसिकली रायता सा फैला दिया है, बहुत सारी चीजें दे दी हैं सो दैट आप परेशान हो जाए, कंफ्यूज हो जाए। ठीक, अच्छा जी, अब दो और जानकारी दी है उसने कि भैया a/b का जो वैल्यू है वो n स्क्वायर है और a/r का जो वैल्यू है वो है n। ठीक, इनको हम लास्ट में यूज करेंगे। अब आप बता दीजिए, ये सारी चारों फपून है और बता दीजिए कि क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल ए को देखें हम तो E1 और E2 का रेशो, और यहाँ डी को देखें ये भी E1 और E2 का रेशो है, और बी और सी को देखें तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 का। तो बेसिकली हमें ओमेगास के रेशो और एनर्जीज के रेशो पर बात करनी पड़ेगी, है ना, एनर्जीज के रेशो
और ओमेगास के जो रेशो हैं उन पर हमें चर्चा करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी। तो एक काम करें, ये वाला जो एक्सप्रेशन है और ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इन दोनों को जरा डिवाइड तो करें आपस में, है ना। तो इसको ऊपर रखते हैं न्यूमरेटर में, है ना, इन दोनों को आपस में डिवाइड करें। तो b डिवाइडेड बाय उधर में है r इज इक्वल टू m तो कट ही जाएगा, a ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय r ओमेगा 2। सही है, सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, अब देखिए क्या r से r कट गया? बिल्कुल कट गया साहब। क्या ये r से ये वाला r कट गया? बिल्कुल कट गया। और a बाई बी का वैल्यू है कितना? n स्क्वायर। तो a बाई बी को इधर ले जाते हैं n स्क्वायर, तो क्या n स्क्वायर बराबर ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 आ गया। ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 बराबर n स्क्वायर, ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 बराबर n स्क्वायर। ओमेगा 1 कुछ तो ऑप्शंस में गड़बड़ कर रखी है इसने, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ऑप्शंस में कुछ तो मिस्टेक कर ली है इसने। कहाँ गया? हाँ जी, तो E1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू E2 ओमेगा 2, ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1 इज इक्वल टू n स्क्वायर, ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू n स्क्वायर, और E1 बाय ओमेगा 1 इज इक्वल टू E2 बाय ओमेगा 2। ऑप्शंस तो ठीक लिखे हुए हैं, तो फिर क्या गड़बड़ हो रही है? बी लिखा हमने m a ओमेगा 1, ठीक है, और r लिखा m r ओमेगा 2, दोनों को डिवाइड किया, b/r इज इक्वल टू a ओमेगा 1 अपॉन r ओमेगा 2, ठीक है, r और r, ठीक है, कट गए, और a बाई बी का वैल्यू है n स्क्वायर, वो भी ठीक लिखा है ना, a बाई बी है ना n स्क्वायर, a बाई बी ही है n स्क्वायर, तो a बाई बी n स्क्वायर है, तो a बाई बी तो ओमेगा 2, अच्छा ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1 हो जाएगा ना, बिल्कुल सही, हमने गड़बड़ कर रखी है, इधर उधर खिसकाएंगे तो वो भी तो रिवर्स हो जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। ठीक है जी, तो ये तो कट गया r, और अब a बाई बी इज इक्वल टू ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1 इज इक्वल टू a बाई बी कितना है? n स्क्वायर, ठीक है। तो ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1 बराबर n स्क्वायर, बी ऑप्शन आता हुआ हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक। और चूंकि बी ऑप्शन सही है तो सी ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक। ये तो ओमेगा का खेल खेला उसने, अब दूसरा खेल खेलेगा एनर्जी का। अब ऐसे ही एनर्जी का रेशो भाई पटक लेते हैं, तो E1 ये रहा, E2 वो रहा, तो E1 और E2 का रेशो E1/E2 करें जरा, E1 डिवाइडेड बाई E2 इज इक्वल टू, कुछ है नहीं, बस बहुत सारे पैरामीटर्स देके उलझाने की कोशिश की जा रही है। तो m/2 कट जाएगा, ओमेगा 1 का स्क्वायर a स्क्वायर, ओमेगा 1 का स्क्वायर इंटू a स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा 2 का स्क्वायर इंटू कैपिटल R का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा किया जा रहा है। अच्छा जी, अब देखिए a/r का वैल्यू है n, तो a² बाय r² का वैल्यू क्या हो जाएगा? n स्क्वायर यहाँ, तो दिस इज ओमेगा 1 का स्क्वायर अपॉन ओमेगा 2 का स्क्वायर इंटू n स्क्वायर। यहाँ तक हमें समझ में आना चाहिए। अच्छा जी, ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1 का वैल्यू था n स्क्वायर, हेंस यहाँ n स्क्वायर की जगह अगर मैं ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1 यहाँ रख दूं, ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1 रख दूं, तो क्या एक ओमेगा 2 और एक ओमेगा 1 कट जाएंगे, तो ये बेसिकली ओमेगा 1/ओमेगा 2 बचेगा, है ना। हेंस हेंस क्या बचा हमारे पास? E1/ओमेगा 1 इज इक्वल टू E2/ओमेगा 2, जो कि डी ऑप्शन है। केवल टर्म्स इधर उधर खिसकाने हैं, बाकी और कोई खास कलाकारी नहीं है ना, केवल टर्म्स को इधर उधर खिसका लेना है, बाकी कोई मुश्किल बात जरा सी भी नहीं है। उम्मीद कर रहा हूँ कि हम समझ गए हैं, हमें बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए जी, और देखें लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन देखें, फिर कुछ क्वेश्चन होमवर्क में छोड़ूंगा मैं, वो आप अपने आप से करेंगे। देखें जरा क्या चाहता है। ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम इज कनेक्टेड बाय, 2016 का क्वेश्चन है, कनेक्टेड बाय मासलेस स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट के टू अ रिजिड वॉल and moves without friction on horizontal surface. The block oscillates with small amplitude a about an equilibrium position x naught. ठीक है जी, ठीक है। Consider two cases when the block is at x naught, that means
विद अबाउट एन इक्विलिब्रियम पोजीशन एक्स नॉट, तो ब्लॉक एक्स नॉट पर है मतलब कहाँ है, मीन पोजीशन पर है, और ब्लॉक इज एट एक्स नॉट प्लस है मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पर है। ठीक है, तो एसएचएम हो रहा है और एसएचएम के दौरान कुछ चीज ऊपर से आ रही है और स्टिक कर रही है। ठीक है, तो ये है अगर हमारी मीन पोजीशन और ये है हमारी एक्सट्रीम पोजीशन, और ऐसे ही ये भी है हमारी एक्सट्रीम पोजीशन। तो केस नंबर 1 जो है उसमें ब्लॉक कहाँ है, पहले केस नंबर 1 को ही देख लेते हैं, एक्स नॉट पर है, मीन पोजीशन पर है। तो केस नंबर 1 में जो ब्लॉक है वो मीन पोजीशन पर है, ऐसा मान लेते हैं। ऐसा, ये क्या कलर आया, हाँ ठीक है, ये मीन पोजीशन पर है ऐसा केस नंबर 1 के अनुसार। और मान लेते हैं ब्लॉक के पास ये राइटवर्ड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है ऐसे। ठीक, तो क्या होता है व्हेन ब्लॉक इज एट एक्स नॉट, इन बोथ द केसेस अ पार्टिकल विद मास स्मॉल m सॉफ्टली लैंड्स ऑन द ब्लॉक आफ्टर व्हिच दे स्टिक टू ईच अदर। तो एक ऊपर से एक पार्टिकल स्मॉल m मास का आ जाता है। मेरी बात ध्यान से समझना, इस समय इसके पास जो जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम वेलोसिटी है v मैक्स, जिसकी वैल्यू है कितनी, a ओमेगा। अब ऊपर से पार्टिकल आकर जब गिरेगा तो मोमेंटम कंजर्वेशन के फंडे लगेंगे, हेंस वेलोसिटी बदल जाएगी, है ना, गिरने के बाद वेलोसिटी बदल जाएगी। क्या मेरी बात समझ रहे हैं, यहाँ समझिए। देखिए, तो ये ब्लॉक था, ठीक, इस ब्लॉक का मास था कैपिटल एम, और ये ब्लॉक किसी v बराबर a ओमेगा वेलोसिटी से चल रहा था। ठीक है, अब अचानक ऊपर से एक पार्टिकल इस पर टपक जाता है। ठीक है, तो ऊपर से अचानक एक पार्टिकल इस पर स्मॉल एम मास का टपक जाता है इस पोजीशन में। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करेंगे। तो स्मॉल एम मास का पार्टिकल जीरो स्पीड लेकर स्मॉल एम मास का पार्टिकल ऐसे 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 करके गिर जाता है। तो अब हमारा जो ब्लॉक बना, ये ब्लॉक बना, उसका मास कितना हो गया, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, है ना। और वो अब जिस वेलोसिटी से चलेगा, क्या मोमेंटम कंजर्वेशन के अनुसार कैपिटल एम इंटू ए ओमेगा शुड बी इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू नया वेलोसिटी। तो जो नया वेलोसिटी होगा वो नया वेलोसिटी हो जाएगा कैपिटल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए ओमेगा। ठीक, चूंकि मीन पोजीशन नहीं बदलेगी, तो क्या यही वेलोसिटी जो भी निकल कर आ रही है, यही वेलोसिटी नया जो एसएचएम होगा उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। दैट मींस नया एम्पलीट्यूड ए डैश और नया ओमेगा ओमेगा डैश। सही बात है, तो ध्यान से समझना, यही पोजीशन की जो वेलोसिटी है, यही वेलोसिटी नए एसएचएम की मैक्सिमम वेलोसिटी बनेगी। समझो, ठीक, हेंस एम्पलीट्यूड बदल जाएगा। अच्छा जी, हम जानते हैं कि टाइम पीरियड टी जो होता है वो होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाय के, है ना, या ओमेगा जो होता है वो है बेसिकली रूट के बाय एम। तो क्या आपने मास में छेड़छाड़ करी है, इसलिए ओमेगा में छेड़छाड़ हुई है ना। हेंस ओमेगा बाय ओमेगा डैश विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एम डैश ओवर एम। एम डैश कितना है, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, तो दिस इज अंडर रूट ऑफ कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम, ओमेगा बाय ओमेगा डैश, है ना। हेंस ओमेगा बाय ओमेगा डैश का वैल्यू मैं ये सब्स्टिट्यूट कर दूंगा यहाँ पर, ओमेगा बाय ओमेगा डैश इधर ले आते हैं। ठीक है जी, तो कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए इंटू ओमेगा बाय ओमेगा डैश, जिसका वैल्यू है रूट कैपिटल एम प्लस एम डिवाइडेड बाय, इज इक्वल टू नया एम्पलीट्यूड ए डैश। समझ गए भाई, समझ गए। तो क्या हो जाएगा, नया एम्पलीट्यूड ए डैश जो है, जो नया आंसर आएगा वो ये आएगा कि इस केस में नया एम्पलीट्यूड ए डैश इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एम अपन एम प्लस एम इंटू ए टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एम प्लस एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। ये नया एम्पलीट्यूड हो जाएगा। ठीक, अब जरा देखें ऑप्शंस में क्या क्या था कहानी। So the amplitude of oscillation, the first case changes by a factor of under root of m upon m plus m, whereas in the second case the amplitude remain constant. Second case में क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पर पार्टिकल गिर रहा है, और जब पार्टिकल गिर रहा है तो उसके पास कुछ मोमेंटम तो था ही नहीं, जीरो था, तो जीरो ही रहेगा, है ना। हेंस
The amplitude of oscillation in the first case changes by a factor of अंडर रूट ऑफ m upon m plus m, सही है। और सेकेंड केस में इट विल रिमेन कांस्टेंट, बिल्कुल सही कह रहा है। अच्छा जी, दूसरा, दी फाइनल टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन बोथ दी केसेस इज सेम। क्या दोनों ही केसेस में टाइम पीरियड बदल गया है, क्योंकि मास बदल गया है, हेंस दोनों ही केसेस में जो टाइम पीरियड है वो चेंज हो गया, तो ये भी सही है। टोटल एनर्जी डिक्रीजेस इन बोथ दी केसेस, total energy decreases in both the cases, no. In first case the energy might decrease, but in the second case, है ना, जरूरी नहीं है कि एनर्जी डिक्रीज करे, तो सेकंड केस में जरूरी नहीं है कि एनर्जी डिक्रीज करे, तो सी गलत है। और डी कहता है द इंस्टेंटेनियस स्पीड एक्स नॉट ऑफ द कंबाइंड मास डिक्रीजेस इन बोथ द केसेस, द इंस्टेंटेनियस स्पीड एट एक्स नॉट ऑफ कंबाइंड मास डिक्रीजेस इन बोथ द केसेस। पहले केस में तो हमने देख ही लिया है ना भी, पहले केस में तो हमने देख ही लिया है। इवन दूसरे केस में भी, क्योंकि टाइम पीरियड बदल रहा है, इसीलिए एम्पलीट्यूड नहीं बदलने के बावजूद भी जो स्पीड है मीन पोजीशन पर, वो स्पीड चेंज हो जाएगी। एम्पलीट्यूड नहीं बदलेगा पर स्पीड चेंज हो जाएगी। ठीक, चलिए भाई साहब, इसके साथ ही अब मैंने डिफरेंट डिफरेंट जोनर्स, डिफरेंट जगह से एसएचएम के जो बहुत ही खूबसूरत और प्यारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जिसके थ्रू हम पूरे सिलेबस को तरीके से रिवाइज कर सकते हैं, वो काफ़ी काम मैंने कर लिया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप साथ के साथ रहे और आपने साथ के साथ में क्वेश्चंस को देखा होगा और समझा होगा। अब समय आ चुका है कि जो हमने सीख लिया है उस पर थोड़े से क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए जाएं। तो 3-4 क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन ये है जिसमें एक पार्टिकल है जो ऐसे घूम रहा है और ऐसे थ्रेड से कनेक्टेड है। ठीक है जी, अभी सब कुछ इक्विलिब्रियम में, थ्रेड को अगर हम हल्का सा खींच देंगे तो ऐसे 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 ऑसिलेशंस करेगा, उसका टाइम पीरियड आपको बताना है। ठीक, अच्छा जी, आंसर भी मार्क्ड है। दूसरा क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग है। दूसरे क्वेश्चन में एक एक रस्सी है जो ऐसे पुली के ऊपर रैप्ड है, और फिर ये दो स्प्रिंग्स हैं जिनके स्प्रिंग कांस्टेंट है के ईच, है ना। ये दो स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग ये और एक स्प्रिंग ये, जिनके स्प्रिंग कांस्टेंट है के ईच। ठीक, जो ऊपर ए बी येलो कलर से जो दिखाई है मैंने रस्सी, उसका मास डेंसिटी लेमडा है, दैट मींस उसके पास मास है। अब क्वेश्चन कहता है कि अगर इसको हल्का सा खींच के छोड़ देते हैं तो ये ऐसे 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 करके ऑसिलेशन करेगा, उसका टाइम पीरियड बता दीजिए। ऑप्शंस रहे, आंसर रहे, कोशिश करना, इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी है, थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो समझ में आ जाएगी बात। इस पॉइंट को यू वेलोसिटी से खींचा जा रहा है। कि क्वेश्चन पूछता है कि आफ्टर हाउ मच टाइम विल द ब्लॉक एक्वायर अ स्पीड इक्वल टू यू। ये वाला ब्लॉक यू स्पीड कितनी देर में एक्वायर करेगा। थोड़ा फेज वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो क्लिक कर जाएगा, मुश्किल नहीं है। आंसर है डी, सबको ट्राई करना है आपने। ठीक है जी, अ यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ एल, यूनिफॉर्म रोप, ये एक रस्सी है जिसकी लेंथ एल है, इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग विद द हेल्प ऑफ अ लाइट इलास्टिक कॉर्ड ऑफ नेचुरल लेंथ एल, है ना। तो हमने एक इलास्टिक कॉर्ड से, दैट मींस काइंड ऑफ स्प्रिंग से, इसको ऐसे लटका दिया है। ये भी काफी इजी है। फिर क्वेश्चन कहता है कि अभी तो सब कुछ इक्विलिब्रियम में था, अब ये नीचे का 12/3 का हिस्सा हटा देते हैं, तो क्या होगा, ये ऐसे ऐसे करके ऑसिलेशन करना शुरू करेगा। जैसे एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हो, अचानक ब्लॉक का मास कम कर दिया जाए तो क्या होगा, ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। वही यहाँ पर होने वाला है। आपसे पूछता है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बता दो, है ना, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, बताइए कि टाइम पीरियड क्या है। ठीक, तो बाकी सारे पीवाईक्यूज और ये जो होमवर्क के क्वेश्चंस हैं ये आप एज अ होमवर्क करेंगे और एसएचएम को एक अच्छे लेवल तक लेकर जाएंगे, ऐसी मेरी पूरी आपसे उम्मीद है ना भाई। तो बहुत मुश्किल नहीं, इजी है एसएचएम, और बिल्कुल बेसिक जो कंसेप्ट हैं, इनफैक्ट पूरे ही एडवांस में जो बेसिक कंसेप्ट हैं, बेसिक कंसेप्ट ही रगड़ने हैं, उन्हीं को अच्छे से रिवाइज करना है, उन्हीं पर ही खेलना है, क्वेश्चन उन्हीं के आसपास आएगा। बेमतलब में बहुत इलूल फिजूल क्वेश्चन, टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस करने का समय नहीं है। आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो एक्चुअली समय वेस्ट कर रहे हैं, एक्चुअली टाइम वेस्ट कर रहे हैं। टाइम बहुत कीमती है भाई साहब, ये समय कभी लौटकर जिंदगी में भी नहीं आने वाला है, फिर केवल पछतावा ही रह जाएगा हमारे जीवन में कि ऐसा कर लेते, वैसा कर लेते, सर ने तो कितना समझाया था, हमें ही समझ में नहीं आ रहा था। ये सब बातें ही रह जाएंगी बात आगे, है ना, यही सब रह जाएंगे। ठीक है जी, तो पूरे जोश जुनून और उमंग से भरकर, पॉजिटिविटी से भरकर अपनी प्रिपरेशन को और अपने आप को संभालें, इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें। पूरे पीडब्ल्यू परिवार का आशीर्वाद और प्यार तुम लोगों के साथ है। फोड़ के ही रहोगे ये हम अच्छे से जानते हैं, है ना। हमारी क्यूरोसिटी तो केवल इतनी है कि रैंक क्या लाओगे, उड़ के तो तुम रहोगे। तुमने अगर दिल लगाकर मेहनत करी है, खूब जान लगाकर काम किया है, और खासकर वो बैचेस जिनमें जिन बच्चों के साथ मेरा इंटरेक्शन, प्रयास 3.0 वाले जो बच्चे हैं, क्या शानदार तुम लोगों ने मेहनत करी है, रियली सैल्यूट। मैं तब भी तुम लोगों से कहता हूं, बहुत ही सैल्यूट की बात है, बहुत ही तारीफ काबिल बात है। तो बस इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे
और इसी प्रकार से फोड़ते रहेंगे, फोड़ते रहेंगे और फोड़ते रहेंगे, है ना। अभी तो इस बाज की एक आखिरी शेर और सुनते जाइए। अभी तो इस बाज की अभी तो इस बाज की आखिरी उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी तो इस बाज की आखिरी उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का यानी तुम्हारा इम्तिहान बाकी है। अभी अभी लांघा है समुंदरों को मैंने, अभी अभी लांघा है समुंदरों को मैंने, और अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। ठीक है भाई, तो पूरी एनर्जी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ इसी प्रकार से जुटे रहें, लगे रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, है ना, और अपने एग्जाम के प्रति अपने डेडिकेशन को और बढ़ाते जाएं और समय का सदुपयोग करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मैं मनीष शर्मा विदा लेता हूँ। बहुत 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 धन्यवाद इन सीरीज को इतना प्यार देने के लिए, लेक्चर्स को अच्छे से देखने के लिए। कोई परेशानी, कोई बात हो, आप कमेंट्स में लिखें, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। और इसी प्रकार से शिद्दत से आगे बढ़ते रहें। मेरा प्यार और स्नेह और आशीर्वाद सब तुम सब बच्चों के साथ है जो मेहनत कर रहे हैं, जी तोड़ कमर तोड़ मेहनत कर रहे हैं, है ना। उनके साथ, उनका साथ हमेशा ईश्वर देता है, और वो निश्चित रूप से आगे बढ़ते हैं, जीवन में सब कुछ पा लेते हैं जो वो पाना चाहते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।